आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक, मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक, फिक्शनल, इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 251 रक्त से लथपथ दुनिया। तीसरा अपडेट। मासिक टिकटों की मांग। तारों से भरे आकाश के नीचे शांत रात में एक घातक इरादा छिपा था। हल्की हवा में भी खून की हल्की सी गंध महसूस हो रही थी। वुल्फहेड और 11 सेवानिवृत्त सैनिक 3 समूहों में बंट गए और सुनसान कारखाने की ओर बढ़े। उनके दांतों में मित्सुबिशी के सैन्य चाकू दबे हुए थे और वे घास में भेड़ियों की तरह रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने पीछे तांग शियू को नहीं देखा, नहीं पास ही घास में लेटे हुए 2 हट्टे कट्टे आदमियों को जिन्होंने उन्हें पहले ही देख लिया था। 8 बजे की दिशा में 2 संतरी दिखाई दे रहे हैं और एक संतरी बाईं ओर 12 मीटर दूर दीवार में बने एक छेद के पीछे छिपा है। टीम 2, उनके पास जाओ और उन्हें मार गिराओ। वुल्फहेड घास में लेटा हुआ था और आदेश देने से पहले काफी देर तक दूरबीन से देखता रहा। प्राप्त करें। दूसरी टीम के सदस्यों की आवाजें वायरलेस ईयरपीस के जरिए सुनाई दी। जल्द ही 4 सेवानिवृत्त सैनिक रात के अंधेरे में रेंगते हुए रैकून की तरह दबे पांव आगे बढ़े। महज आधे मिनट में वे 2 पहरेदारों के पास पहुंच गए। उनमें से एक, जिसके दांतों के बीच मित्सुबिशी चाकू था, दीवार के सहारे फुर्ती से आगे बढ़ा, दूसरी तरफ छलांग लगाई और चुपचाप छिपे हुए पहरेदार के पीछे प्रकट हो गया। पफ, तलवार ने संतरी के गले को चीर दिया और एक कठोर हाथ ने उसका मुंह ढक लिया। फिर तलवार ने दिशा बदली और संतरी के दिल में गहराई तक घुस गई। डेथ स्काइथ भाड़े के सैनिकों के समूह का वह भाड़े का सैनिक कुछ देर तक छटपटाया, फिर शांत हो गया। हंसिया का टैटू। सेवानिवृत्त सैनिक ने संतरी का कॉलर खोला और हंसिया के आकार का टैटू देखकर तुरंत उस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि कर दी। एक ही समय पर अन्य 3 सेवानिवृत्त सैनिकों ने तेजी से और निर्णायक हमला किया और महज 2 सांसों में दोनों संतरियों को मार गिराया। वुल्फहेड, मैंने पुष्टि कर ली है कि दूसरा पक्ष डेथ स्काइथ मर्सिनरी ग्रुप का सदस्य है। वायरलेस हेडसेट से आने वाली आवाज ने वुल्फहेड के हत्या करने के इरादे को काफी बढ़ा दिया। वुल्फहेड दूरबीन लिए हुए एक अंधेरे कोने में छिप गया और आदेश दिया, जांच करो कि क्या कोई संतरी बचा है और परिधि पर मौजूद सभी दुश्मनों को खत्म कर दो। कुछ मिनट बाद सभी 6 संतरियों को मार गिराने के बाद वुल्फहेड और उसके आदमियों ने 2 स्नाइपर राइफलें और 4 हल्की मशीनगनें हासिल कर लीं और धीरे धीरे कारखाने की इमारत के सबसे भीतरी हिस्से को घेर लिया। तभी उसकी जेब में रखा उसका मोबाइल फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। खुद को छिपाकर फोन पर नजर डालने के बाद उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। फोन की स्क्रीन पर एक खुला हुआ टेक्स्ट मैसेज था जिसमें लिखा था, तुम्हारे पीछे 2 लोग हैं, वे तुम्हारे अपने लोग हैं, वे हमले में तुम्हारी मदद करेंगे। वुल्फहेड मुड़ा और जैसे ही वह अपने दूरबीन से पीछे के दृश्य को देखने वाला था, तभी 2 आकृतियां चुपचाप उसके दोनों ओर प्रकट हो गईं। हिलो मत, हम एक ही तरफ हैं। वुल्फहेड के चेहरे के भाव में अचानक बड़ा बदलाव आया और उसने तुरंत वायरलेस हेडसेट के माध्यम से फुसफुसाते हुए कहा। दीवार से टिके हुए वुल्फहेड ने ठंडे भावों से उन 2 हटे कट्टे आदमियों को घूरा, मानो सदमे की लहर दौड़ गई हो। वह पूरी तरह सतर्क था, आगे और पीछे दोनों तरफ से हर चीज पर बारीकी से नजर रख रहा था। फिर भी उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई अचानक उसके बगल में आ जाएगा। मालिक, वे तो यकीनन मुझसे भी कहीं ज्यादा खौफनाक उस्ताद हैं। तुम्हारा नाम क्या है? वुल्फहेड ने अपने सदमे को दबाते हुए धीमी आवाज में पूछा। शार्क, जंगल का भेड़िया। उन दोनों हटे कट्टे आदमियों ने ठंडे लहजे में जवाब दिया और उन नामों का जिक्र किया जिन्हें वे विदेशों में लड़ते समय उपनाम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। वुल्फहेड चौंक गया। उसे लगा कि दोनों नाम कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। अचानक उसके चेहरे का भाव एकदम बदल गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पूछा, क्या तुम अंतर्राष्ट्रीय भाड़े के सैनिक शार्क की बात कर रहे हो? वही शार्क जिसने अफ्रीका में विद्रोही नेता हिगेंट का कत्ल किया, उसके लगभग 100 सैनिकों को मार गिराया और सफलतापूर्वक बच निकला। और जंगल वुल्फ, क्या तुम वुल्फ पैक मर्सिनरी ग्रुप के सबसे बड़े हत्यारे हो? शार्क और जंगली भेड़िए ने एक दूसरे की ओर देखा। भेड़िए के सिर को देखते हुए उनके भावों में कुछ आश्चर्य झलक रहा था। आप हमें जानते हैं? शार्क ने धीमी आवाज में पूछा। वुल्फहेड अविश्वास से उन दोनों आदमियों को घूर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वे सच में वही हैं। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद खतरनाक शख्सियतें थीं। इनमें से कोई भी भारी अराजकता फैला सकता था। वे चीन में कैसे हो सकते हैं? वे तांग शियू के अधीनस्थ कैसे हो सकते हैं? ये हो सकता है वे पहले तांग शियू के अधीनस्थ थे। विदेश में उन्होंने जो भी काम किए वे सब तांग शियू के आदेश पर ही किए थे। पलक झपकते ही वुल्फहेड को तांग शियू की पहचान के बारे में और भी ज्यादा जिज्ञासा होने लगी। पुकारें। उनके बगल में एक काली आकृति चुपचाप प्रकट हुई। जैसे ही वे घबराए, तांग शियू की आवाज उनके कानों तक पहुंची। मैं हूं मालिक। समूह ने तांग शियू को देखते ही तुरंत राहत की सांस ली। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। वुल्फहेड का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? हमने अंदर किसी को आगाह नहीं किया। इसके अलावा जब हम चुपके से अंदर घुसे थे तब हमने पीछे भी देखा था और हमें कुछ नहीं मिला। उसके शब्द अचानक रुक गए, क्योंकि यद्यपि उन्होंने देखा तो था, लेकिन उन्हें तांग शियू, शार्क या जंगल वुल्फ नजर नहीं आए थे। तांग शियू ने कहा, वे लोग बाद में आए। 40 से भी ज्यादा लोग थे, सभी काले नाइट क्लॉथ पहने हुए और पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। अब हमारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, अंदर घुसकर लोगों को मार डालें और फिर जवाबी हमला करें। दूसरा, पहले बाहर वालों से निपटें और फिर अंदर वालों को खत्म करें। आपको क्या लगता है हमें क्या चुनना चाहिए? वुल्फहेड ने शार्क और जंगली भेड़िए पर एक नजर डाली, लेकिन चुप रहा। हालांकि वह शक्तिशाली था, फिर भी उसे उन दोनों के खिलाफ जीत का भरोसा नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद शार्क ने धीरे से कहा, मालिक, आपने अपना फैसला कर लिया है और हम बिना किसी झिझक के आपके आदेशों का पालन करेंगे। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर हम पहले बाहर के लोगों से निपटेंगे तो अंदर मौजूद दुश्मन सतर्क हो सकते हैं। इस बार हमारा मुख्य उद्देश्य 2 हैं, दुश्मनों को मारना और उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने दोस्त को बचाना। मुझे शक है कि मेरे दोस्त को अंदर मौजूद लोगों ने अगवा कर लिया है।
इसलिए पहले हम अंदर घुसकर अंदर के लोगों से निपटेंगे और फिर बाहर के लोगों से निपटेंगे। वुल्फ हेड ने कहा, बॉस कृपया युद्ध योजना जारी करें। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, वुल्फ हेड मैं टीम की कमान आपको सौंप रहा हूँ। इस ऑपरेशन में आप उन दोनों की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। हत्या और बचाव की जिम्मेदारी मेरी होगी। आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। वुल्फ हेड थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। आखिरकार शार्क और जंगल वुल्फ जैसे विशेषज्ञों का उसके अधीन होना उसे इस लड़ाई में काफी आत्मविश्वास दे रहा था। तांग शियू ने कहा, ये कारखाना बहुत बड़ा है, इसके अंदर कुल 22 लोग हैं। इनमें से 2 प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे हैं, बाकी सब लोग अंदर आराम कर रहे हैं। मैं पहरा दे रहे 2 दुश्मनों का ख्याल रखूंगा, बाकी सब आप पर निर्भर है। वुल्फ हेड ने आश्चर्य से कहा, बॉस आपको कैसे पता चला? तांग शियू ने बीच में ही टोकते हुए शांत स्वर में कहा, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मुझे अंदर की स्थिति के बारे में कैसे पता है, बस इतना याद रखें कि मैं सही हूँ। वुल्फ हेड ने तांग शियू की ताकत को याद करते हुए धीरे से सिर हिलाया, अपने मन में अस्थायी रूप से बनाई गई युद्ध योजना को दोहराया और फिर हमले का आदेश दिया। कारखाने का प्रवेश द्वार लोहे के 2 भारी फाटकों से बना है। अब लोहे का बड़ा फाटक बंद हो गया और अंदर हल्की मशीनगनों से लैस 2 विदेशी भाड़ी के सैनिक चुपचाप शाम की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। उनका कमांडर लापता था और उसका वरिष्ठ अधिकारी जो उसके साथ था मारा गया था, जिससे वे कुछ हद तक स्तब्ध रह गए थे। टकराना, तांग शियू हवा में उछला और अपना पैर लोहे के 2 बड़े दरवाजों पर जोर से मारा। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और दोनों दरवाजे धराशायी हो गए, जिससे 2 अनजान विदेशी भाड़ी के सैनिक उनके नीचे दब गए। भले ही वे मरे न हो, लेकिन बुरी तरह घायल हो गए। पुट 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 4 हल्की मशीनगनों और 2 स्नाइपर राइफलों ने लगभग तुरंत ही गोलीबारी शुरू कर दी। डेथ स्काइथ भाड़ी के सैनिकों के समूह के लगभग 1 दर्जन भाड़ी के सैनिक जो कारखाने के अंदर जमा थे, प्रतिक्रिया करने से पहले ही गोली मारकर मारे गए। दूसरी ओर तांग शियू चुपचाप कारखाने की खिड़की पर छिप गया था, क्योंकि कारखाने के अंदर एक और कार्यालय था जिसे उसने अपनी दैवीय चेतना से देखा था कि युआन चुलिंग को अंदर बांधकर रखा गया है। इसके अलावा उस कार्यालय के सोफे पर एक लंबा चौड़ा काला आदमी अपने हाथ में खंजर पोंछ रहा था। इसके अलावा शौचालय में एक विदेशी भाड़े का सैनिक भी मौजूद था। 4 अन्य भाड़े के सैनिकों को गोली नहीं मारी गई थी। इस समय तक उन चारों भाड़े के सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी बंदूकों से गोलीबारी शुरू कर दी थी। वूश, कारखाने की खिड़की चकनाचूर हो गई और तांग शियू तुरंत उससे बाहर निकलकर अत्यंत तेजी से शौचालय की ओर भागा। जैसे ही शौचालय में मौजूद विदेशी व्यक्ति बंदूक लेकर दरवाजे से बाहर निकला, एक तेज धार वाले मित्सुबिशी सैन्य चाकू ने उसके दिल को भेद दिया। तुरंत तांग शियू कार्यालय के दरवाजे के बाहर प्रकट हुआ। अपनी दिव्य चेतना से उसने देखा कि खंजर लिए हुए विदेशी भाड़े के सैनिक ने अपनी पिस्तौल निकाल ली थी, खड़ा हो गया था और तेजी से अंदर के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। टकराना, दूसरे व्यक्ति का शरीर दरवाजे से टकराते ही तांग शियू ने जोरदार प्रहार से दरवाजा तोड़ दिया और विदेशी भाड़े के सैनिक के शरीर पर प्रहार किया। जैसे ही वह व्यक्ति पीछे की ओर गिरा, तांग शियू पहले ही दरवाजा तोड़कर उस स्थान की ओर दौड़ पड़ा जहां वह व्यक्ति गिरा था। चाकू ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। प्रतिद्वंद्वी को तांग शियू ने मार डाला। कुर्सी से बंधी युआन चुलिंग ने जो देखा, उससे वह इतनी दंग रह गई कि उसकी आंखें फटी रह गईं। तांग शियू की अपार शक्ति और निर्मम हमलों ने युआन चुलिंग को उसे किसी अजीब राक्षस की तरह देखने पर मजबूर कर दिया। अगर उसका मुंह टेप से बंद न होता तो वह सचमुच तांग शियू पर चिल्लाना चाहता, क्या सच में ये तुम हो? युआन चुलिंग के हैरान चेहरे को देखकर तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वह आगे बढ़ा, युआन के मुंह से टेप फाड़ा और मित्सुबिशी के सैन्य चाकू से उसे बांधने वाली रस्सियों को काट दिया। उसने कहा, पहले इसी कमरे में रुको, बाहर अभी भी लड़ाई चल रही है। जल्दबाजी में बाहर जाना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो बाहर के दुश्मनों से निपटने के बाद हम बात कर सकते हैं। अच्छा। युआन चुलिंग एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर चुपचाप सिर हिलाया। तांग शियू ने जमीन से पिस्तौल उठाई, दफ्तर से बाहर निकला और पाया कि 4 जिद्दी विदेशी भाड़े के सैनिकों में से 2 मारे जा चुके थे, जबकि अन्य 2 एक कोने में छिपकर जवाबी हमला कर रहे थे। फक फक करना। दोनों व्यक्तियों की स्थिति पूरी तरह से तांग शियू के सामने उजागर थी। बिना किसी झिझक के तांग शियू ने उन पर 4 गोलियां चलाईं, जिनमें से प्रत्येक गोली उनके सिर पर लगी। वूश 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 वूश, एक के बाद एक लोग तेजी से तांग शियू की ओर बढ़ने लगे। वुल्फ हेड ने गोली मारकर मारे गए विदेशी विशालकाय व्यक्ति पर एक नजर डाली और कहा, अगर बॉस सेना में भर्ती हो जाता तो वह निश्चित रूप से सेना में सबसे अच्छा निशानेबाज होता। अध्याय 252 द्वीप राष्ट्र का बौना, चौथा। अपडेट, मासिक टिकटों की मांग। तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग भी काफी अच्छे हो। मैं समझ सकता हूँ कि ये दुश्मन बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ लड़ने की उनमें ज्यादा क्षमता नहीं है। तैयार हो जाओ, उनके हथियार छीन लो और बाहर से आने वाले दुश्मनों के हमले का इंतजार करो। वुल्फ हेड एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, बॉस मुझे लगता है कि निष्क्रिय रूप से अपना बचाव करने की बजाय हमारे लिए पहल करना बेहतर है। तांग शियू ने अपना सिर हिलाया, अपना फोन निकाला और जोंग टिएकुई का नंबर डायल करके पूछा, इसमें कितना समय लगेगा? अधिकतम 10 मिनट। अच्छा। तांग शियू ने फोन काट दिया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, बाकी लोग ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। हम पहले बचाव करेंगे। अगर वे तुरंत हमला करते हैं तो हम जवाबी हमला करेंगे। मुझे नफरत है जब दुश्मन हमारे इलाके में आकर हमारे लोगों को मारते हैं, इसलिए हमें सभी हमलावर दुश्मनों को रोकना होगा। वुल्फ हेड ने कहा, बॉस डेथ स्काइथ संगठन में 40 से ज्यादा सदस्य हैं और उन्होंने 1 दशक से ज्यादा समय से यह संख्या बनाए रखी है। हम उनमें से 20 से ज्यादा को मार चुके हैं, लेकिन आपने कहा कि 40 से ज्यादा अभी भी बाकी हैं। मुझे शक है कि पीछे रह गए लोग सिर्फ डेथ स्काइथ संगठन के सदस्य नहीं हैं। शार्क ने गहरी आवाज में कहा, डेथ स्काइथ संगठन के सभी सदस्य मर चुके होंगे। हमने पहले 20 से ज्यादा लोगों को मार डाला था और फिर यहाँ भी 20 से ज्यादा लोगों को मार गिराया, इसलिए बाहर मौजूद लगभग 40 लोग किसी और संगठन के होने चाहिए। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, चाहे वे कोई भी हों, अगर उन्होंने हम पर पहले गोली चलाने की हिम्मत की तो हम उनकी जान ले लेंगे। मेरी बात याद रखना, मैं तब तक हमला
नहीं करूंगा जब तक मुझ पर हमला न हो, लेकिन अगर हमला हुआ तो मैं 100 गुना बदला लूंगा। वुल्फहेड ने अपने होंठ चाटे। उसे अचानक महसूस हुआ कि तांग शियू का अनुसरण करने से उसका भविष्य बेहद रोमांचक हो जाएगा। वह लगातार खतरे और खून खराबे से भरी जिंदगी जीने का आदी था और पिछले 6 महीनों के साधारण जीवन ने उसे बेहद दुखी कर दिया था। आज रात उसके लिए अपनी पुरानी शान को वापस पाने का पहला कदम होगा। एक परित्यक्त कारखाने की परिधि। यामामोटो इचिरो दूरबीन से अंदर की स्थिति का अवलोकन कर रहा था। उसके बगल में एक नकाबपोश महिला खड़ी थी, जिसका आकर्षक व्यक्तित्व एक भयावह आभा बिखेर रहा था। उनके पीछे काले वस्त्र पहने 4 नकाबपोश पुरुष तलवारें लिए खड़े थे, जो किसी जापानी नाटक के निंजा जैसे लग रहे थे। साकुराको, तुम्हारा निशाना टैगोर है। मुझे वो जिंदा चाहिए, मरा हुआ नहीं, यामामोटो इचिरो ने गहरी आवाज में कहा और अपनी दूरबीन एक तरफ रख दी। नकाबपोश महिला ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं मिशन पूरा करने में असफल रही तो मैं खुद को मार डालूंगी। यामामोटो इचिरो ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें कोई वादा करने की जरूरत नहीं है। याद रखो, तुम यामामोटो परिवार के इकलौते वारिस हो और होकुशिन इत्तो रयू स्कूल के भावी प्रमुख हो। तुम्हारे अलावा कोई और नहीं मर सकता। नकाबपोश महिला चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यामामोटो इचिरो ने मन ही मन आह भरी और हाथ हिलाकर आदेश दिया, हमला करो, डेथ स्काइट संगठन के सदस्यों को मार डालो और युआन झेंगजुआन को पकड़ लो। पल अंधेरे में कुछ लोग चुपचाप कारखाने में घुस गए। उनकी हरकतें अप्रत्याशित थीं। 3-3 के समूहों में काम करते हुए उन्होंने प्रभावी ढंग से समन्वय किया और जल्दी ही कारखाने के सबसे अंदरूनी हिस्से के पास पहुंच गए। रुकना। यामामोटो इचिरो कारखाने से कुछ दर्जन मीटर दूर रुक गया और अपने वायरलेस हेडसेट के माध्यम से गहरी आवाज में चिल्लाया। उसके सामने डेथ स्काइट भाड़े के सैनिकों के समूह के 2 सदस्यों के शव पड़े थे, जो अभी भी गर्म थे। उनकी अभी मौत हुई है। उनकी गर्दन पर घाव थे और उनके दिल छलनी थे। किसी ने उन्हें मित्सुबिशी मिलिट्री चाकू से मार डाला। जमीन पर पैरों के निशान हैं, इसलिए उन्हें मारने वाले 2 या 3 लोग ही होंगे। हमलावर बहुत ताकतवर थे, कम से कम हत्या में बेहद माहिर थे, क्योंकि ये दोनों शायद पहरेदार थे। नकाबपोश महिला ने गहरी आवाज में कहा। यामामोटो इचिरो ने गहरी आवाज में कहा, आसपास के इलाके की जांच करो और पता लगाओ कि क्या डेथ स्काइट मर्सिनरी ग्रुप के भाड़े के सैनिकों के और भी शव हैं। रिपोर्ट, 1 शव मिला है। रिपोर्ट, 2 शव बरामद हुए हैं। रिपोर्ट, 1 शव मिला है। ये ध्वनि वायरलेस हेडसेट के माध्यम से इचिरो यामामोटो के कानों तक पहुंचाई गई। यामामोटो इचिरो का चेहरा कुछ गंभीर था। उन्होंने डेथ स्काइट मर्सिनरी ऑर्गेनाइजेशन पर नजर रखने के लिए अपने आदमियों को भेजा था, और जब उन्हें खबर मिली कि वे लगभग 20 सदस्यों के साथ वापस लौटे हैं, तो उन्होंने मान लिया कि युआन झेंगजुआन को पकड़ लिया गया है। उन्होंने सोचा कि डेथ स्काइट मर्सिनरी ऑर्गेनाइजेशन पर भारी नुकसान के समय अचानक हमला करके वे उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं और अंततः विजयी हो सकते हैं। लेकिन घटनाक्रम के अचानक हुए इस मोड़ ने उन्हें कुछ हद तक असमंजस में डाल दिया। यामामोटो इचिरो ने आधे मिनट तक सोचा, फिर एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर चिल्लाया, टैगोर, क्या तुम अभी भी जीवित हो? मैं यामामोटो इचिरो हूँ। कारखाने के अंदर बाहर से आ रही आवाजें सुनकर तांग शियू ने गहरी भौहें चढ़ा लीं, दूसरों की ओर मुड़कर देखा और पूछा, यामामोटो इचिरो? वह जापानी बौना। वुल्फहेड की आंखें ठंडी चमक से भर उठीं और उसने गहरी आवाज में कहा, जापान में यामामोटो परिवार के मुख्य प्रबंधक का पद अत्यंत प्रतिष्ठित है। इसके अलावा उनकी एक और पहचान है, होकुशिन इत्तो रयू स्कूल के एक कुशल तलवारबाज। तांग शियू को उस द्वीप देश के बौनों से कोई लगाव नहीं था। उस देश के लोग बेहद आक्रामक और विकृत स्वभाव के थे। इतिहास में वे हमेशा से कमजोरों को सताने और बलवानों से डरने वाले राष्ट्र रहे थे। उन्होंने एक बार चीन पर आक्रमण किया था और इस भूमि पर खून खराबे का निशान छोड़ गए थे। तांग शियू ने अपना फोन निकाला और युआन झेंगशुआन को फोन किया। युआन झेंगशुआन से उसे पता चला कि जापानी बौना भी एक ऐसी ताकत थी जो उसके मुख्य डेटा को हथियाने की कोशिश कर रही थी। तैयार हो जाओ, हम उन्हें रोकेंगे। तांग शियू ने निर्मम भाव से आदेश जारी किया। बाहर यामामोटो इचिरो ने गहरी भौहें चढ़ाईं। कोई प्रतिक्रिया न मिलने से उन्हें बुरा लगा। हालांकि वे स्वभाव से ही अहंकारी थे और उनके साथ आए सभी लोग होकुशिन इत्तो रयू शैली के उस्ताद थे। इसलिए 2 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने तुरंत आगे बढ़ने का आदेश दिया। पफ 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 पफ। चारों होकुशिन इत्तो रयू निंजाओं को स्नाइपर राइफल की गोली से तुरंत मार दिए जाने पर लपटें भड़क उठीं। बाका, सावधान रहो। यामामोटो इचिरो ने गाली दी, अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और फिर काले कपड़ों में कारखाने की और बढ़ा। गोलीबारी शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी, लेकिन स्थिति गतिरोध में फंसी रही। गोदाम के अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकले और यामामोटो इचिरो द्वारा लाए गए कुशल लड़ाके भी गोलियों की बौछार को भेदकर कारखाने में प्रवेश नहीं कर सके। यामामोटो इचिरो का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था कि उनके बगल में खड़े 2 निंजा अचानक गिर पड़े। उनके सिर के पिछले हिस्से में गोली लगी थी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। क्या यामामोटो इचिरो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके पीछे दुश्मन छिपे हैं। जैसे ही डर बढ़ने लगा, पीछे हटने का आदेश देने से पहले ही कारखाने से प्रेत जैसी आकृतियां निकल आईं और उनकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई। बेवकूफ, पीछे हटो, हम लड़ते लड़ते बाहर निकल आए हैं। यामामोटो इचिरो घबरा गया। उसे एक पुरानी चीनी कहावत याद आई, एक कछुआ एक जार में फंसा हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक जार में फंसे हुए कछुए की तरह फंस गए हों। पुकारें। यामामोटो इचिरो के बगल में एक अजीब सी आकृति प्रकट हुई और नकाबपोश महिला ने गहरी आवाज में कहा, मेरे स्वामी, मेरे साथ आइए। यामामोटो इचिरो ने नकाबपोश महिला को धक्का देकर दूर कर दिया और गाली देते हुए बोला, बेवकूफ, औरतें तो बस काया होती हैं। भले ही दुश्मन ने हमें घेर लिया हो, हम लड़कर बाहर निकलेंगे। सब लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। पागलपन। नकाबपोश महिला ने धीमी सी आवाज निकाली और पल भर में वहां से गायब हो गई। अब तांग शियू कारखाने से बाहर निकलकर 3 गोलियां चलाकर 3 जापानी निंजाओं को मार गिरा चुका था। दुश्मन के नेता की तलाश करते हुए उसकी भौहें तन गईं। अपनी दिव्य चेतना से उसने देखा कि निंजा तो एक ही दिशा में दौड़ रहे थे, लेकिन उनमें से एक फुर्तीला निंजा दूसरी तरफ तेजी से भाग रहा था। इतना ही नहीं, वह निंजा बेहद तेज था। अपने कुछ परिचित साधकों को छोड़कर उसने कभी किसी को इतनी तेज गति से दौड़ते नहीं देखा था।
भागने की कोशिश कर रहे हो। तांग शियू की आकृति पलक झपकते ही सामने से गुजर गई और वह नकाबपोश महिला की ओर झपटा। 12 सेकंड बाद तांग शियू ने नकाबपोश महिला का रास्ता रोक दिया। उसकी बंदूक की नली भी उसी महिला की ओर थी। ट्रिगर दबाते ही गोली हवा में सीटी बजाती हुई निकल गई। डिंग डिंग डिंग। 3 गोलियां अर्धचंद्राकार तलवार से रुक गईं। चिंगारियों के बीच नकाबपोश महिला अजीबोगरीब कांपते कदमों से आगे बढ़ी और 7-8 मीटर एक तरफ दौड़ पड़ी। तांग शियू का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा गोली की दिशा का पता लगा लेना और उसे रोकने के ठीक समय पर बच निकलना इस बात का प्रमाण था कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। तुम बच नहीं सकते। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बेहतर है कि आत्मसमर्पण कर दो। तांग शियू ने अपनी पिस्तौल जेब में डाली, दूसरे हाथ में अपना मित्सुबिशी सैन्य चाकू पकड़ा और नकाबपोश महिला पर झपटा। वह उससे लगभग दोगुनी तेजी से दौड़ता था और कुछ ही पलों में उसने उसे फिर से रोक दिया। हाय! नकाबपोश महिला ने एक कोमल चीख मारी और उसके हाथ में मौजूद अर्धचंद्राकार तलवार ब्लेड की छायाओं की परतों में परिवर्तित हो गई और तांग शियू की ओर वार करने लगी। उसकी तलवारबाजी बेहद अप्रत्याशित थी और उसके हमले सीधे तांग शियू के महत्वपूर्ण अंगों पर लक्षित थे। डिंग डिंग डिंग। तांग शियू ने वार से बचने के साथ साथ अपनी कटार से बचाव करना जारी रखा। पलक झपकते ही उसकी कटार पर 7-8 निशान पड़ गए थे। फक फक करना। तांग शियू का पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया था। जैसे ही उसकी प्रतिद्वंदी ने चाकू चलाना बंद किया, वह परछाई की तरह नकाबपोश महिला की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने एक महत्वपूर्ण वार से खुद को बचाया, तांग शियू का त्रिकोणीय सैन्य चाकू उसके बाएं कंधे में जा लगा। उसी समय तांग शियू की दूसरी मुट्ठी महिला के पेट पर जा गिरी। टकराना। नकाबपोश महिला का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। उसके मुंह से खून की फुहार निकली और वह जमीन पर जोर से गिर पड़ी। तांग शियू पलक झपकते ही नकाबपोश महिला के सामने प्रकट हो गया। उसने तेजी से उसके कई महत्वपूर्ण अंगों को सील कर दिया और फिर उसे उठा लिया। मैंने तुमसे कहा था, तुम बच नहीं सकते। तांग शियू ने हाथ बढ़ाकर नकाबपोश महिला के चेहरे से घूंघट हटा दिया। वह आश्चर्यचकित रह गया कि घूंघट वाली महिला बेहद खूबसूरत थी और उसके माथे पर नाखून के आकार का तितली का पैटर्न बना हुआ था। ये पैटर्न उसकी सुंदरता के साथ मिलकर उसे बेहद रहस्यमय बना रहा था। मुझे मार डालो, नकाबपोश महिला ठंडी आवाज में बोली। हालांकि वह अपने शरीर के गतिहीन होने से सदमे में थी, लेकिन उसने दुश्मन के हाथों मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। इस समय उसे सबसे ज्यादा अफसोस अपने दांत में मौजूद जहर की थैली का था, जिसे उसके पिता ने 1 साल पहले जबरदस्ती निकलवा दिया था। तांग शियू ने व्यंग्य करते हुए कहा, मरना चाहते हो? अगर मेरे हाथों में आ गए तो मरना मुश्किल होगा। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मेरे पास डॉक्टर का प्रमाण पत्र है। चाहे कोई मेरे सामने अपनी जीभ काटकर आत्महत्या करने की कोशिश करे या चाकू से अपना गला काट ले या खुद को दिल में छुरा घोंप ले, मैं उसे कुछ और घंटे जिंदा रख सकता हूँ। इसलिए आत्महत्या का विचार छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के आखिरी पलों में इस दुनिया की सबसे क्रूर और दर्दनाक यातनाएं चखाऊंगा। अध्याय 253। तांग शियू के इरादे। पहला अपडेट। मासिक टिकटों की मांग। नकाबपोश महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, फिर भी वह तांग शियू से हार गई थी। इसके अलावा उसके तरीके बहुत ही विचित्र थे। उसे नहीं पता था कि वह सच बोल रहा है या नहीं। शर्म करो। यह उसके दिल में धधकती आग की तरह जल रहा था। कैदी बनना उसके जीवन का सबसे दर्दनाक अनुभव था। दूसरा छोर। लड़ाई जल्दी ही समाप्त हो गई। यामामोतो इचिरो को गोली मार दी गई और लगभग 40 जापानी निंजाओं में से केवल 4 या 5 ही घायल होकर निष्क्रिय हुए, बाकी सभी मारे गए। तांग शियू के आदमियों में से 2 को गोली लगी थी, बाकी सभी सुरक्षित थे। बॉस, हमें इनका क्या करना चाहिए? जब जोंग टिएकुई ने तांग शियू को आते देखा तो उसकी निगाहें केवल उस ज्वार पर पड़ी जिसे तांग शियू ले जा रहा था और फिर उसने गहरी आवाज में पूछा। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, उन सबको मार डालो। हाँ, जोंग टिएकुई सहमत हो गया और हमला करने ही वाला था। इंतजार। सांगजी, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, अचानक उन्हें खोलकर चिल्ला उठी। तांग शियू ने जोंग टिएकुई की ओर इशारा किया, लापरवाही से साबूदाना ताड़ को जमीन पर फेंक दिया और उदासीनता से कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? सांगजी ने तांग शियू को ध्यान से देखा और गहरी आवाज में कहा, आप लोग कौन हैं? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि हम कौन हैं। आपको बस इतना जानना है कि आप हमारे दुश्मन हैं। युआन जिंगशुआन मेरा दोस्त है। अगर आप उससे पंगा लेना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप पर मेरा हमला होगा। सांगजी ने सिर हिलाया और उसकी निगाहें बुरी तरह घायल हुए 4-5 निंजाओं पर पड़ीं। कुछ पल सोचने के बाद उसने फिर से तांग शियू की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारी एक विनती मान लेती हूँ, इन्हें रिहा कर दो। तांग शियू ने व्यंग्यपूर्वक कहा, शर्तें? आप मुझे किन शर्तों का वादा कर सकते हैं? सांगजी ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, मैं तुम्हें फिरौती दे दूं और तुम उन्हें रिहा कर दो। दूसरा, मैं 3 साल तक तुम्हारी गुलाम बनकर रहूं और तुम उन्हें रिहा कर दो। फिरौती? गुलाम? तांग शियू ने अविश्वास से कहा, अगर यह फिरौती है तो मैं समझ सकता हूँ। आप यामामोतो परिवार से ही होंगे, है ना? और ये निंजा होकुशिन इत्तो रयू स्कूल से होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने आजकल गुलामी के बारे में कभी सुना है। पास ही खड़ा वुल्फ हेड अचानक भौहें उठाकर तेजी से तांग शियू के पास पहुंचा और बोला, बॉस, मैंने होकुशिन इत्तो रयू संप्रदाय के बारे में जानकारी जुटाई है। ये संप्रदाय बेहद निर्दयी है। इसमें हर कोई बेहद क्रूर है, लेकिन इनके नियम भी अटल हैं। अगर होकुशिन इत्तो रयू का कोई उत्तराधिकारी किसी दुश्मन के हाथ लग जाता है तो वह जीवित रहने के लिए 3 साल तक गुलाम बनने को तैयार हो सकता है, लेकिन 3 साल बाद दुश्मन को उसे रिहा करना ही होगा। अन्यथा होकुशिन इत्तो रयू उनसे बदला लेने के लिए पूरे संप्रदाय के विनाश का जोखिम भी उठा लेगा। तांग शियू ने आश्चर्य से कहा, ये होकुशिन इत्तो रयू शैली तो बिल्कुल ही विचित्र है। वुल्फ हेड ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आम लोग इस द्वीप राष्ट्र के बौनों की विकृत मानसिकता को कैसे समझ सकते हैं? मुझे लगता है कि चूंकि हमने उनके इतने सारे लोगों को मार डाला है तो चलो उन सभी को ही मार डालते हैं। इस तरह हम बाद में किसी भी तरह की परेशानी नहीं छोड़ेंगे। तांग शियू ने एक पल सोचा, फिर सांगजी की और देखकर कहा, तुम्हारे जीवन के बदले तुम्हारा यामामोतो परिवार और होकुशिन इत्तो रयू कितना फिरौती देने को तैयार हैं? सांगजी ने कहा, मेरी जिंदगी।
की कीमत 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, उनकी जिंदगी की कीमत 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और उन पांचों की जिंदगी की कीमत 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। कुल मिलाकर 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर होते हैं। 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर 3 अरब RMB से भी अधिक। तांग शियू की आंखें सिकुड़ गईं और वह अविश्वास भरी निगाहों से अपने सामने खड़े सांगजी को घूरने लगा। हालांकि वह धनी था, जिसकी कुल संपत्ति 3 अरब से कहीं अधिक थी, उसे प्राप्त करने से उसका वित्तीय संकट तुरंत हल हो जाएगा। स्मैक। तांग शियू ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और लुंगटो ने झट से लाइटर निकालकर उसे जला दिया। एक गहरा कश लेते हुए तांग शियू ने धीरे से कहा, क्या आप यामामोटो परिवार के उत्तराधिकारी हैं और इत्तो रियू स्कूल के भावी नेता? सांगजी ने कहा, बिल्कुल सही। तांग शियू मुस्कुराया और बोला, क्या हम शर्तें बदल दें? सांगजी ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं इन 2 शर्तों में से केवल एक ही मानूंगा, अन्यथा अभी हम सबको मार डालो। तांग शियू ने कहा, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद ही आप तय कीजिए कि आप सहमत हैं या नहीं। सांगजी चुप रही। तांग शियू ने कहा, तुम मेरे अधीन रहोगे और अब से तुम मेरे आदमी रहोगे। मैं तुम्हारी स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा और मैं तुम्हें द्वीप राष्ट्र लौटने दूंगा। हालांकि अब से तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना होगा। सपना। संग जिहान ने ठंडी आवाज में कहा। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मैं तुम्हें बिना किसी कारण के अपना अधीनस्थ नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें लाभ दूंगा और ये लाभ ऐसे हैं जिनके बारे में अनगिनत लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। सिंगजी ने सिर हिलाकर कहा, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, आपको मुझे रिश्वत देने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तांग शियू ने अपने आसपास के लोगों को इशारा किया और वे तुरंत तितर बितर हो गए। जब केवल तांग शियू और सांगजी ही रह गए तो तांग शियू ने धीरे से पूछा, मेरी ताकत के बारे में आपका क्या विचार है? सांगजी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत शक्तिशाली। यहाँ तक कि संप्रदाय का नेता भी शायद आपके जितना शक्तिशाली नहीं होगा। तांग शियू ने कहा, यदि तुम मेरे अधीन हो जाओगे तो मैं तुम्हारी शक्ति में असाधारण वृद्धि करूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि यदि तुम मेरी विधि के अनुसार साधना करोगे तो 3 वर्षों में तुम्हारी शक्ति अधिकतम 10 गुना बढ़ जाएगी। सांगजी ने उपहास करते हुए कहा, तुम्हारी ताकत मुझसे 10 गुना ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, है ना? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, तुम गलत हो। मेरी क्षमता सिर्फ आमने सामने की लड़ाई तक सीमित नहीं है। अगर तुम इतनी जल्दी ना आते और मुझे अपनी रणनीति बनाने का पर्याप्त समय न देते तो मैं दावे से कह सकता हूं कि मैं तुम सभी 40 लोगों को ज्यादा से ज्यादा आधे मिनट में ही खत्म कर देता। क्या आप संरचनाओं को समझते हैं? सांगजी ने आश्चर्य से पूछा। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मैं बहुत कुछ जानता हूं और सैन्य प्रणालियां उनमें से एकमात्र हैं। मैं आपकी एक और विनती पूरी करूंगा। यदि आप पूरी तरह से मेरे अधीन हो जाते हैं तो मैं गुप्त रूप से आपको यामामोतो परिवार का मुखिया और होकुशिन इत्तो रियू स्कूल का गुरु बनने में आसानी से मदद कर सकता हूं। मैं जापान में इन दोनों शक्तियों को विकसित करने और उन्हें देश की सबसे शक्तिशाली शक्ति बनाने में भी आपकी मदद कर सकता हूं। सांगजी ने तांग शियू को ध्यान से देखा और गहरी आवाज में पूछा, तुम आखिर हो कौन? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, अगर आप मेरी पहचान जानना चाहते हैं तो आपने मेरी शर्तें मान ली हैं। वापस लौटने पर आप धीरे धीरे जांच कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि या तो आप जीवित रहें या वापस लौटें। सिंगजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तांग शियू ने सांगजी के शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मुझे आपसे झूठ बोलने की जरूरत होगी? संगजी चुप हो गई। उसे शक्तिशाली के सामने झुकने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेना होगा। आधे मिनट तक सोचने के बाद उसने धीरे से पूछा, क्या आपको डर नहीं है कि मेरे जाने के बाद मैं अपना वादा तोड़ दूंगी? तांग शियू हंसते हुए बोली, मुझे डर नहीं है क्योंकि तुम अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करोगे। आपका आत्मविश्वास कहाँ से आता है? सांगजी ने उपहास किया। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, जब तक तुम मेरी बात मानोगे मैं गारंटी देता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे। क्या करना है? सांगजी ने पूछा। तांग शियू ने सांगजी का हाथ पकड़ा, अपने मित्सुबिशी सैन्य चाकू से एक कट लगाया, फिर उसकी उंगली को काट लिया, जिससे खून की एक बूंद सांगजी की हथेली पर गिरी। उसने गहरी आवाज में कहा, विरोध मत करो, चुपचाप अपने शरीर को महसूस करो, बाद में तुम्हें इसके लाभ पता चल जाएंगे। सांगजी ने सहज रूप से विरोध करना चाहा, लेकिन तांग शियू की बातें सुनकर उसे लगा कि वह चाल चल रहा है। तांग शियू की असली मंशा जानने के लिए वह धीरे धीरे शांत हो गई। तांग शियू ने अपनी उंगलियां सांगजी की हथेली पर लगे घाव पर दबाईं। उसने मन ही मन सोचा कि सांगजी की हथेली पर गिरी खून की बूंदें धीरे धीरे उसके शरीर में समा जाएंगी और उसकी रक्त वाहिकाओं के माध्यम से उसके हृदय तक पहुंच जाएंगी। नियंत्रण मंत्र। तांग शियू की उंगलियां सांगजी की हथेली पर तेजी से चलीं और कई निशान छोड़ गईं। फिर उसने अपनी उंगलियों पर एकत्रित तारा शक्ति को सांगजी की हथेली पर थपथपाया और एक बार फिर वह शक्ति उसकी नसों के माध्यम से उसके हृदय में प्रवाहित हुई और उसके रक्त में विलीन हो गई। बूम! सांगजी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसका गला मीठा लगने लगा और उसने तुरंत मुंह भर खून थूक दिया। अगर तांग शियू समय रहते न बचता तो वह खून उसके ऊपर गिर पड़ता। तांग शियू ने चैन की सांस ली। मन को वश में करने वाले मंत्र का प्रयोग करने की शर्तें बेहद कठिन थीं। अगर सामने वाले ने जरा भी प्रतिरोध दिखाया तो वह अपनी वर्तमान साधना के स्तर से ऐसा कर ही नहीं पाता। सौभाग्य से सांगजी ने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया और पूरी तरह से शांत हो गया। वह मन ही मन सांगजी की शारीरिक स्थिति को भांप सकता था। उसे पूरा यकीन था कि अगर वह सांगजी की मौत चाहता तो एक विचार मात्र ही उसके दिल को फाड़ देने के लिए काफी होता। तुमने मेरे साथ क्या किया? सांगजी ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और खौफ से तांग शियू की ओर देखते हुए एक सवाल पूछा। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, ईश्वर नियंत्रण मंत्र तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करता है। यह अब पूर्ण हो चुका है। यदि तुमने कभी मेरी अवज्ञा करने का साहस किया तो मेरे मात्र एक विचार मात्र से तुम्हारा हृदय फट जाएगा और तुम्हारी भयानक मृत्यु हो जाएगी। क्या? साकुरा को भी ऐसा महसूस होता था कि उसका जीवन दूसरों के नियंत्रण में है। उसे पता चला कि वह वास्तव में अपने शरीर के भीतर की स्थिति को देख सकती है और उसने अपने हृदय पर एक रक्त लाल प्राचीन चिन्ह भी देखा जिसका रंग उसके हृदय से भी अधिक चमकीला था। मेरा शरीर। साकुराको को धीरे धीरे अपने शरीर में असामान्यताओं का एहसास होने लगा। हालांकि वह अभी हिलडुल नहीं सकती थी, लेकिन उसे अपने रक्त से एक जादुई शक्ति का विस्फोट स्पष्ट रूप से
महसूस हो रहा था। उसकी रक्त वाहिकाओं से एक झिलमिलाती रोशनी की परत धीरे धीरे बहने लगी और उसके आंतरिक अंगों, मांसपेशियों, नसों और हड्डियों में समाहित हो गई। उसका शरीर मजबूत होता जा रहा है। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, अब तुम्हें समझ आ गया होगा, है ना? मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम मेरे लोगों में शामिल हो जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे लाभ दूंगा, और ये लाभ इससे कहीं अधिक होंगे। मेरे प्रति निष्ठा की शपथ लो और मैं तुम्हें एक साधना तकनीक सिखाऊंगा। अगर तुम भविष्य में लगन से साधना करोगे तो 3 साल के भीतर तुम्हारी शक्ति निश्चित रूप से 10 गुना से अधिक बढ़ जाएगी। सांगजी ने मुश्किल से अपनी बात कही और तांग शियू की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम जादूगर हो? तुमने मुझ पर श्राप दिया है? तांग शियू ने उपहास उड़ाते हुए कहा, एक जादूगर? उसने कहा कि ऐसे लोग तो बस कुछ मामूली चालबाज होते हैं। अगर मुझे कुछ और साल मिल जाएं और मेरी साधना का स्तर काफी बढ़ जाए तो पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली जादूगर भी मुझे एक उंगली से नहीं हरा पाएगा। सांगजी की हृदय गति में काफी वृद्धि हुई। अपने दांत बींच लो, उसने गहरी आवाज में कहा, मेरी चलने फिरने की क्षमता वापस लौटा दो। तांग शियू ने आगे बढ़कर सांगजी के स्पर्श बिंदुओं को बिना किसी अतिरिक्त सावधानी के ही सक्रिय कर दिया। उसे विश्वास नहीं था कि सांगजी की क्रियाएं उसके विचारों से आगे निकल सकती हैं। साकुराको उठी और अंगड़ाई ली, फिर तांग शियू के सामने घुटने टेक कर बैठ गई, अपना दाहिना हाथ अपनी बाईं छाती पर रखकर और बायां हाथ एक विशेष मुद्रा में जोड़कर। उसने शपथ ली, मैं यामामोतो साकुराको शपथ लेती हूँ कि आज से मेरे सामने खड़ा व्यक्ति मेरा स्वामी है। मैं उसके सभी आदेशों का पालन करूंगी और कभी उसका विश्वासघात नहीं करूंगी। यदि मैंने अवज्ञा की तो मैं अनंत काल के लिए 1000 शीत कुंड में कैद होना चाहती हूँ। मुझे बहुत खेद है, लेकिन अध्याय 250 और 252 को संवेदनशील शब्दों और कथानक के कुछ बिंदुओं के कारण कई बार ब्लॉक कर दिया गया है। मुझे समस्या का सटीक कारण नहीं पता, इसलिए मैं पूरी तरह से निराश हूँ। मैं आज केवल एक अध्याय ही अपडेट करूंगा। समस्या पूरी तरह से हल होने के बाद ही मैं अगला अध्याय अपडेट करूंगा। कृपया समझने की कोशिश करें। अध्याय 254 सफलतापूर्वक हल हो गया। दूसरा अपडेट, मासिक टिकटों की मांग। सांग जेड के शपथ ग्रहण समाप्त करते देख तांग शियू ने शांत भाव से कहा, उठना। सांगजी खड़ी हो गई और बोली, गुरुजी, क्या आप सचमुच मुझे बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं? तांग शियू ने कहा, यदि तुम भविष्य में मेरे लिए काम करोगे और मुझे संतुष्ट रखोगे तो मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा जितना तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। मेरी क्षमताओं पर शक मत करना और मेरी बातों पर सवाल मत उठाना। तुम्हें भविष्य में पता चल जाएगा कि मैं ऐसा कर पाता हूँ या नहीं। सांगजी ने सिर हिलाया, फिर अचानक बोला, गुरुजी, आप। तांग शियू ने बीच में ही टोकते हुए गहरी आवाज में कहा, अब से मुझे मास्टर मत कहना, बॉस कहना। हाँ। सांगजी ने तुरंत जवाब दिया। तांग शियू ने कहा, ठीक है, अब तुम बोल सकते हो। सांगजी ने पूछा, बॉस, क्या आप मुझे वश में करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया, उन्हीं तरीकों से उन 5 लोगों को भी वश में कर सकते हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने हमारी पहले हुई बातचीत सुन ली है। मुझे डर लग रहा है। तांग शियू ने कहा, बस उन्हें मार डालो। सांगजी ने सिर हिलाते हुए कहा, ये सभी ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन्हें पंथ ने बड़ी मेहनत से प्रशिक्षित किया है। इन्हें मारना अफसोस की बात होगी। अगर आप इन्हें नियंत्रित कर सकें और भविष्य में इनसे मेरे आदेश मनवा सकें तो मुझे कुछ और भरोसेमंद अधीनस्थ मिल जाएंगे। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी नज़र में वे भले ही विशेषज्ञ हों, लेकिन मेरी नज़र में वे कुछ भी नहीं हैं। उन्हें वश में करने में मेरा कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें ईश्वर वशीकरण मंत्र सौंप रहा हूँ, तुम उन पर यह मंत्र प्रयोग कर सकते हो। सांगजी ने जल्दबाजी में पूछा, क्या मैं इसे सीख सकती हूँ? तांग शियू ने कहा, तुम अभी इसे सीख नहीं सकते, लेकिन तुमने अपने भीतर आंतरिक ऊर्जा का विकास कर लिया है। यदि तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को वास्तविक सार में परिवर्तित कर सको तो तुम मन नियंत्रण मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। मैं अब तुम्हें साधना विधि सिखाऊंगा, बस इतना ही। तांग शियू ने सहज भाव से सांगजी को अमरलोक में प्रचलित एक बहुत ही आम साधना तकनीक सिखाई। 2 घंटे बाद सांगजी ने इसे पूरी तरह से सीख लिया। वास्तव में जब उसने पहली बार अपनी आंतरिक ऊर्जा को वास्तविक सार में परिवर्तित किया तो भले ही वह केवल 1% से भी कम परिवर्तित कर पाए, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह अधिक शक्तिशाली हो गई है। तुम्हारे पास अच्छी प्रतिभा है और तुम्हारी उम्र भी उपयुक्त है। यदि तुम लगन से साधना करोगे तो तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां असीमित होंगी। तांग शियू ने शांत भाव से कहा। सांगजी की आंखों में हैरानी का भाव झलक रहा था। हालांकि अचानक तांग शियू की अधीनस्थ बनने से वह थोड़ी असहज थी, लेकिन उसे मिलने वाले लाभों ने उसे काफी सहज महसूस कराया। धन्यवाद बॉस। तांग शियू ने हाथ हिलाया, फिर उसे ईश्वर नियंत्रण मंत्र सिखाया और कहा, इतने शोर शराबे के साथ चीन आने का तुम्हारा क्या मकसद है? क्या सिर्फ युआन जेंगशुआन से वैज्ञानिक और तकनीकी डेटा हथियाना है? सांगजी ने सिर हिलाते हुए कहा, युआन जेंगशुआन की प्रयोगशाला ने हाल ही में एक प्रकार के जैव रासायनिक जीवाणु विकसित किए हैं। यदि इन जैव रासायनिक जीवाणुओं का उपयोग हथियारों में किया जाए तो इनका बहुत शक्तिशाली प्रभाव होगा। कुछ वर्ष पूर्व उनकी प्रयोगशाला के एक प्रोफेसर को एक अमेरिकी हथियार व्यापारी द्वारा भेजे गए किसी व्यक्ति ने रिश्वत देकर ये खबर फैलाई थी। बाद में दुनिया भर के विभिन्न देशों की विभिन्न शक्तियों को भी इस खबर का पता चला। इसलिए हम युआन जेंगशुआन से जैव रासायनिक जीवाणुओं के बारे में मुख्य जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में चीन आए हैं। तांग शियू को अचानक समझ आया और उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। जाओ और उन निंजाओं को काबू में करो, फिर उन्हें चीन से बाहर निकालो। जैव रासायनिक जीवाणुओं को जब्त करने और उन्हें हथियार बनाने के मामले में अब और दखल मत देना। साथ ही अगर वापस आने के बाद तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुरंत मुझसे संपर्क करना। अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं किसी को तुम्हारी सहायता के लिए भेज दूंगा। हाँ। संगजी ने सिर हिलाया। तांग शियू के इशारे पर सांगजी 5 निंजाओं को कारखाने में ले गया। तांग शियू कारखाने के बाहर खड़ा था और उसने युआन जेंगशुआन को दौड़ते हुए आते देखा। तांग शियू, मैं यहाँ की स्थिति समझता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस बार न होते तो शायद मैं और शियाओ लिंग मर चुके होते और मेरे सारे आदमी भी मारे जा चुके होते। यहाँ तक कि मेरी कंपनी की सबसे गोपनीय जानकारी भी शायद उनके हाथ लग जाती। युआन जेंगशुआन ने कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ कहा। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये तो मेरी गलती है। सच कहूं तो मेरी भी गलती है।
मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कोर डेटा पहुंचाने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन कई कामों में व्यस्त होने के कारण मैं भूल गया। मैंने अब तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। ये सुनकर युआन जिंगजुआन तुरंत मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं। जब तक वह मुख्य डेटा सुरक्षित है, मुझे राहत है। इस घटना के बाद मैंने एक फैसला भी कर लिया है। पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता। एक बार प्रयोग पूरी तरह से समाप्त हो जाने और शोध का उपयोग हथियारों में किया जा सकने लगे, तो मैं इसे सीधे सेना को बेच दूंगा। अब से मैं दूसरे व्यवसायों की ओर रुख करूंगा। तांग शियू ने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, अंकल युआन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने अपनी प्रयोगशाला में जो जैव रासायनिक जीवाणु विकसित किए हैं, वे कितने में बिक सकते हैं? युआन जिंगक्सुआन चौंक गया, फिर उसका चेहरा बदल गया और उसने पूछा, आपको कैसे पता कि यह जैव रासायनिक बैक्टीरिया है? तांग शियू ने कारखाने की ओर इशारा करते हुए कहा, वह महिला अब मेरी अधीनस्थ है। युआन जिंगजुआन को अचानक एहसास हुआ, उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी और उसने कहा, दरअसल ये बहुत अधिक कीमत में नहीं बिकेगा। इसकी कीमत 1 अरब अमेरिकी डॉलर होनी चाहिए। तांग शियू कुछ भावुक हो गया और सिर हिलाते हुए बोला, यह वाकई काफी कीमती है। ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया है। सफाई का काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। युआन जिंगजुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे आदमियों ने उन लोगों के शवों को चुपके से शमशान घाट भेज दिया है। वहाँ मेरे जान पहचान वाले हैं। इस जगह की सफाई के लिए भी लोग भेजे जाएंगे। संक्षेप में, मैं इस बड़े उपकार को हमेशा याद रखूंगा। भविष्य में अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तांग शियू ने धीरे से सिर हिलाया, फिर अचानक कुछ याद आने पर उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने तुरंत व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अंकल युआन, मुझे वास्तव में किसी काम में आपकी मदद चाहिए। युआन जिंगक्सुआन ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? तांग शियू ने पूछा, अंकल युआन, क्या आप परिवहन ब्यूरो में किसी को जानते हैं? युआन जिंगक्सुआन ने कहा, मैं उसे जानता हूँ। परिवहन ब्यूरो का प्रमुख मेरा दोस्त है और यातायात पुलिस ब्रिगेड में भी उसके अच्छे संपर्क हैं। तांग शियू ने बेबसी से कहा, जब मुझे आपका फोन आया, मैं अपने गृहनगर किंघे काउंटी में था। वहां जल्द से जल्द पहुंचने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिलते ही मैं हाईवे पर निकल पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बहुत तेज गाड़ी चलाता हूं, भले ही मेरी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से थोड़ी कम हो, लेकिन उससे कुछ ही कम है। परेशानी से बचने के लिए मैंने अपनी लैंड रोवर को शहर के एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया। ये सुनकर युआन जिंगजुआन के दिल में गर्माहट सी दौड़ गई और वह दिल खोलकर हंसा, तांग शियू, ये तो बस एक छोटी सी बात है। इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं गारंटी देता हूँ कि इससे आगे चलकर तुम्हारी ड्राइविंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और हाँ, तुमने अपनी कार कहाँ पार्क की है? मुझे पता बताओ, मैं किसी को भेजकर कल उसे तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। तांग शियू ने धन्यवाद देने के बाद युआन चुलिंग की ओर देखा, जो युआन जिंगशुआन के बगल में अचेत अवस्था में खड़ा था, और धीरे से उसकी छाती पर एक मुक्का मारते हुए हंसते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम आज के दृश्य से डर गए थे? क्या तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं दुश्मन को अपने हाथों से मार डालूंगा? युआन चुलिंग अपनी तंद्रा से बाहर निकली, उसकी आंखों में मौजूद जटिलता धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह गहरी प्रशंसा ने ले ली। उसने तांग शियू की ओर देखा और कहा, बॉस, मुझे भी कुंग फू सिखाए। मैं भी आपकी तरह कुशल बनना चाहती हूँ। तांग शियू ने हंसते हुए कहा, अगर तुम ये कठिनाई सहन कर सकते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए किसी और को ढूंढ लूंगी। लेकिन लगता है कि तुम जल्द ही विश्वविद्यालय जा रहे हो, इसलिए तुम्हें विश्वविद्यालय जीवन का आनंद लेना चाहिए। युआन चुलिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, भले ही मैं विश्वविद्यालय जाऊं, मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास तो कर ही सकता हूँ। तो चलिए एक अच्छा फैसला लेते हैं और मैं अब से आपके साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करूंगा। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। मेरे साथ प्रशिक्षण शुरू करने से पहले आपको हर सुबह 5:30 बजे उठकर 1 घंटे तक अश्वारोहण का अभ्यास करना होगा और 10 किलोमीटर दौड़ना होगा। फिर हर रात 10 किलोमीटर दौड़ें। अगर आप 1 सितंबर तक इसे जारी रख सकते हैं तो मैं आपको मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। असली? युआन चुलिंग बहुत खुश थी। तांग शियू ने उसके गोल पेट को देखा और हंसते हुए कहा, सचमुच? तब तांग शियू ने युआन जिंगशुआन की ओर मुड़कर कहा, अंकल युआन, सफाई का काम मैं आप पर छोड़ रही हूँ। हम अब जा रहे हैं। भविष्य में अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क कर लेना। अच्छा। युआन जिंगक्सुआन ने सिर हिलाया। तांग शियू ने यामामोटो सकुरा को दोबारा नहीं देखा, बल्कि इसके बजाय जोंग टिएकुई और वुल्फ हेड सहित कुल 32 लोगों को लेकर जल्दी से उस सुनसान कारखाने से निकल गया। जब से वुल्फ हेड और उसके 12 सेवानिवृत्त विशेष बल के सैनिकों ने उसका अनुसरण करने का वादा किया था, तब से उसने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। अब वे तांग शियू की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए थे, इसलिए तांग शियू भी उनके लिए व्यवस्था करने के बारे में सोच रहा था। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसके मन में एक योजना आ गई। वुल्फ हेड, तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। तुमने मेरे प्रति वफादारी की शपथ ली है। मेरी योजना है कि जब तक मैं यहाँ सब कुछ ठीक नहीं कर लेता, तब तक तुम कुछ दिनों के लिए स्टार सिटी में रुको, फिर मैं तुम्हें प्रशांत महासागर में खरीदे गए अपने निजी द्वीप पर ले जाऊंगा। अब से तुम वहीं रहोगे। तांग शियू ने धीरे धीरे कहा। 12 भेड़िए के सिर वाले पुरुषों ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। तांग शियू ने जोंग टिएकुई की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज रात तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। तुमने मुझे अपनी काबिलियत दिखा दी। यह मामला खत्म हो गया है। अब तुम सब घर जा सकते हो। हाँ, रात के 4 बज रहे हैं। तांग शियू नानझा कस्बे लौट आया और रातों रात शिंगचिंग वापस आ गया। उसने अपनी मां को इस बारे में नहीं बताया, इसलिए उसने फिलहाल किंघे काउंटी न लौटने का फैसला किया। वहां का मामला लगभग सुलझ चुका था। वह शिंगचिंग में अपना काम खत्म करके जिंगमिन द्वीप जाना चाहता था और वहां से उस द्वीप पर जाना चाहता था जिसे उसने खरीदा था, विला की दूसरी मंजिल। तांग शियू ने धीरे से गुयिन का दरवाजा खोला और देखा कि गुयिन अंदर गहरी नींद में सो रही थी। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। अपने कमरे में प्रवेश करने के बाद तांग शियू ने दरवाजा खोला और बत्ती जला दी। कुआं। तांग शियू का चेहरा भावहीन हो गया। उसकी आंखों में एक खालीपन सा दिखाई दिया। उसका बिस्तर, वहां एक बेहद खूबसूरत महिला लेटी हुई थी जिसने सिर्फ अंडरवियर पहना हुआ था। उसकी सोने की मुद्रा मनमोहक थी। उसके शरीर की बनावट बेहद मोहक थी, यहाँ तक कि तांग शियू अपने मजबूत इरादे के बावजूद खुद को रोक नहीं पाया और उसका मन भी भटकने लगा।
नीचे इतने सारे अतिथि कक्ष हैं, फिर भी कांग शिया अपने कमरे में सोई। यह महिला, क्या उसे डर नहीं लगता कि मैं अचानक वापस आ जाऊंगी और वहीं उसका फायदा उठा लूंगी? तांग शियू ने अपना सिर हिलाया और बत्ती बंद करके आराम करने के लिए अतिथि कक्ष में जाने ही वाला था कि बिस्तर पर लेटी कांग शिया अचानक हिली और उसने अपनी आंखें खोल दी। कौन है भाई? कांग शिया काफी सतर्क थी। उसने अचानक शिया लियांग को अपनी ओर खींचकर उसके शरीर को ढक लिया और फिर बिस्तर से कूद गई। अध्याय 255 मनमोहक सुंदरता तीसरा अपडेट मासिक टिकटों की मांग। तांग शियू ने कांग शिया की प्रतिक्रिया को व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा। उसने गौर किया कि कांग शिया की आंखों में सतर्कता भरी हुई थी, मानो वह किसी विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति को देख रही हो। क्या तुम जाग रहे हो? जब कांग शिया ने देखा कि यह तांग शियू है तो उसकी सतर्कता धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी जगह आए अजीब भाव ने उसे शर्म से लाल कर दिया। बॉस, आप वापस आ गए। तांग शियू हंसते हुए बोली, मैं अभी अभी वापस आई थी और थोड़ी देर आराम करने की योजना बना रही थी, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। कांग शिया की शर्मिंदगी और बढ़ गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि तांग शियू क्या कहने वाला है। आखिर यह उसका कमरा था। उसने कल रात गुइयिन को सुलाया था और यूं ही तांग शियू के कमरे में चली गई थी, कुछ देर मस्ती करने के इरादे से, लेकिन अंत में उसे नींद आ गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सिर्फ अंडरवियर पहना हुआ था और कंबल भी नहीं ओढ़ा था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसके बारे में लगभग सब कुछ देख चुका है? कांग शिया जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती थी, उतना ही ज्यादा उसे शर्म और झिझक महसूस होती थी। तांग शियू ने कांग शिया की ओर देखा और हंसते हुए कहा, ठीक है, चूंकि तुम्हें मेरे कमरे में सोने में ज्यादा आराम महसूस होता है, तो तुम आज रात यहीं सो जाओ, मैं अतिथि कक्ष में जाकर सोता हूँ। ये कहते हुए कि वह जाने के लिए मुड़ा, कांग शिया चौंक गई और जल्दी से बोली, बॉस, मैं अपने कमरे में वापस जा रही हूँ, आप यहाँ आराम कीजिए। तुरंत ही वह बिस्तर से उठी, चप्पल पहनी और दरवाजे की ओर भागी। लेकिन जब वह दरवाजे पर पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी तांग शियू के कमरे के पतले कंबल से ढकी हुई है। वह कंबल हटाना चाहती थी, लेकिन चूंकि उसने केवल अंडरवियर पहना हुआ था, इसलिए आमतौर पर समझदार लड़की कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गई। तांग शियू मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, इसी कमरे में सो जाओ। बेडरूम से बाहर निकलकर तांग शियू ने बेतरतीब ढंग से एक अतिथि कक्ष चुन लिया। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, जो ज्यादा स्पष्ट नहीं थे, लेकिन पहनने लायक नहीं थे। नहाने के बाद उसे अचानक याद आया कि वह अपने साथ अंडरवियर लाना भूल गया है। अनिच्छा से वह नग्न अवस्था में कमरे से बाहर निकला, बिस्तर पर बैठ गया, कंबल ओढ़ लिया, हेडबोर्ड से टेक लगाकर बैठ गया और कांग शिया का नंबर डायल किया। मालिक, दूसरी मंजिल पर स्थित मुख्य शयन कक्ष में कांग शिया पहले से ही पायजामा पहने बिस्तर पर बैठी सोच में डूबी हुई थी। फोन की घंटी सुनकर उसने देखा कि तांग शियू का फोन है। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन फिर भी उसने तुरंत जवाब दिया। तांग शियू ने कहा, मैं साफ अंडरवियर और कुछ कपड़े लाना भूल गई, क्या आप उन्हें मेरे लिए ला सकते हैं? मैं पहली मंजिल पर अतिथि कक्ष में हूँ। अच्छा। कांग शिया सहमत हो गई। 2 मिनट बाद कांग शिया ने अतिथि कक्ष के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से तांग शियू की आवाज सुनकर, जो उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित कर रही थी, उसने सावधानी से दरवाजा खोला और देखा कि तांग शियू बिना कमीज पहने बिस्तर के किनारे बैठी है। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने कहा, बॉस, अपने कपड़े उतारिए। कांग शियू ने पलंग के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे वहां रखो। कांग शिया ने जल्दी से कपड़े बिस्तर के नीचे रख दिए, लेकिन तभी उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने अभी अभी नहाया था और उसके पास साफ कपड़े नहीं थे, यहाँ तक कि अंडरवियर भी नहीं। तो क्या वह अब नंगा था? अनायास ही कांग शिया के मन में तांग शियू की नग्न छवि उभर आई। पल भर में उसके गाल लाल हो गए और उसके चेहरे पर पहले से कम हुई शर्मिंदगी फिर से लौट आई। तांग शियू ने कांग शिया के हैरान चेहरे को देखा और मन ही मन आह भरी। इस समय कांग शिया उसे बेहद आकर्षक लग रही थी। आखिर उसकी पतली नाइट गाउन उसके सुडौल शरीर को मुश्किल से ही छिपा पा रही थी। तेज रोशनी में भी उसके अंडरवियर का रंग साफ दिखाई दे रहा था। वह लियू शिया हुई नहीं था, उसका शरीर जवानी की चरम अवस्था में था, जो आसानी से आवेगशील था। हालांकि वह कांग शिया को जिम्मेदारी नहीं दे सकता था, इसलिए उसे खुद पर नियंत्रण रखना पड़ा। क्या कुछ और है? तांग शियू 10 सेकंड से अधिक समय तक चुप रहा, फिर धीरे से पूछा। कांग शिया अपनी तंद्रा से बाहर निकली, शर्मिंदगी से भरे चेहरे के साथ सिर हिलाया और घबराई हुई आवाज में बोली, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तांग शियू हंसते हुए बोला, अगर और कुछ नहीं है तो वापस जाकर आराम करो। लगभग भोर हो चुकी है, अगर आराम नहीं करोगे तो कल काम करने की ऊर्जा नहीं बचेगी। काम। जब कांग शिया ने तांग शियू को वह नाम लेते सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे उस पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी गई हो। अचानक उसके मन में बेचैनी छा गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि तांग शियू के लिए उसमें जरा भी आकर्षण नहीं था। अगर कोई और आदमी होता, उसे अपने बिस्तर पर सिर्फ पजामा पहने देखता तो शायद वह उस पर टूट पड़ता, लेकिन तांग शियू इसे नजरअंदाज करो, ये सोचकर कांग शिया को बहुत गुस्सा आया। अचानक उसने तांग शियू की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे लिए काम करने और पैसे कमाने के अलावा मुझमें और कोई आकर्षण नहीं है? तांग शियू चौंक गया। भावनात्मक रूप से कम समझदार होने के कारण उसे समझ नहीं आया कि कांग शिया ने अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने शांत भाव से कहा, तुम हर पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करती हो, लेकिन मैं प्रेम के बंधन में बंधना नहीं चाहता, इसलिए मैं किसी भी स्त्री को वह जिम्मेदारी नहीं दे सकता। इसलिए मेरे दिल में एक कर्मचारी होने के अलावा मुझे सच में नहीं पता कि तुम और क्या हो। क्या कहा आपने? कांग शिया ने तांग शियू को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। क्या वह सचमुच मुझे सिर्फ अपना कर्मचारी मानता है? क्या वह मुझे सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया मानता है? तांग शियू ने गंभीरता से कहा, मैं किसी भी स्त्री को जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता। ऐसा नहीं है कि मैं निर्दयी हूँ, बल्कि मैं प्रेम के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। भले ही तुम एक अत्यंत परिपूर्ण स्त्री हो, तुम केवल मेरी अधीनस्थ ही हो सकती हो। तांग शियू की बातों से कांग शिया भड़क उठी। उसके भीतर निराशा और क्रोध का मिलाजुला भाव उमड़ आया, जिससे उसका सिर चकरा गया। तांग शियू की निगाहों के सामने उसने दांत पीसते हुए अपने पजामा उतार दिए और उसके सामने खड़ी होकर स्पष्ट शब्दों में पूछा, अगर मैं नहीं चाहती कि आप जिम्मेदारी लें तो क्या होगा? अब तांग शियू कुछ असमंजस में था।
कांग शिया ने तांग शियू को ठंडी निगाहों से देखा, बिस्तर पर चढ़ गई और तुरंत ही उसे ढके हुए कंबल को हटा दिया। तांग शियू के नग्न शरीर को देखकर उसका चेहरा भावहीन हो गया, लेकिन फिर भी वह उससे लिपट गई। कांग शिया के लाल होंठों का स्पर्श महसूस करते ही तांग शियू का शरीर अकड़ गया, उसके पेट के निचले हिस्से में गर्मी की लहर दौड़ गई। प्रलोभन का सामना करते हुए अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर उसने कुछ पल सोचा और फिर करवट बदलकर कांग शिया को अपने नीचे दबा लिया। कमरे में तुरंत ही एक रोमांटिक माहौल छा गया। 1 घंटे बाद तांग शियू ने पसीने से भीगी और पूरी तरह से कमजोर महसूस कर रही कांग शिया को गले लगाया। उसका दिल बेबसी से भरा हुआ था। हालांकि उसने ये कर दिखाया था, इसलिए उसे कोई पछतावा नहीं था। हालांकि वह उसे जिम्मेदारी नहीं दे सका, लेकिन वह इसकी भरपाई दूसरे तरीकों से कर सकता था, जैसे कि पैसा या साधना संसाधन। पहला, तांग शियू ने अचानक बोलना शुरू किया और पूछा, कांग शिया तांग शियू के बिस्तर पर लेट गई और चुपचाप सिर हिलाया। तांग शियू ने पूछा, कोई पछतावा नहीं। कांग शिया के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं, एक जटिल एहसास जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तांग शियू के सवाल का जवाब कैसे दे। आपको इसका पछतावा है? सच कहूं तो थोड़ा बहुत, लेकिन जब बात यहाँ तक पहुंच गई थी तो उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह खुद को दिलासा देती रही, खुद से कहती रही कि वह बस ये दिखावा करे कि तांग शियू के साथ उसका एक रात का रिश्ता था और सुबह होते ही वह ऐसे पेश आएगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तांग शियू ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। वह महिलाओं के विचारों को नहीं समझता था, नहीं वह उनमें गहराई से जाना चाहता था। चूंकि जो होना था वह हो चुका था, इसलिए ये पूछना व्यर्थ था कि क्या उन्हें इसका पछतावा है। कांग शिया की इच्छा के विरुद्ध तांग शियू ने उसे उठाया, स्नानघर ले जाकर उसे नहलाया और फिर वापस बिस्तर पर लिटा दिया। उसे कंबल उड़ाने के बाद तांग शियू ने अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर चला गया। कमरे के अंदर संपूर्ण शांति। कांग शिया को अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी और आनंद के बाद भी उसे हल्का दर्द महसूस हो रहा था। पहली बार सच्चे अर्थों में स्त्रीत्व का अनुभव करते हुए मदहोश कर देने वाले बादलों जैसे आनंद ने उसके गालों को झुलसा दिया था। उनका व्यक्तित्व देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वे पूरी तरह से गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। कांग शिया का मन भटकने लगा और धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। तांग शियू अपने कमरे में लौटा और तुरंत आराम करने के लिए बिस्तर पर चला गया। एक भयंकर लड़ाई और बिस्तर पर 1 घंटे के संघर्ष के बाद अपने उत्कृष्ट शारीरिक गठन के बावजूद वह थकान महसूस करने लगा था। दोपहर के आसपास तांग शियू की नींद फोन की घंटी बजने से खुली। उसने फोन उठाया तो देखा कि उसकी माँ का फोन है। फोन का जवाब देते हुए तांग शियू मुस्कुराया और बोला, माँ, कल रात कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं शिंगचिंग वापस आ गया। रात होने की वजह से मैंने आपको बताया नहीं। सू लिंग्यू की आवाज सुनाई दी। मैं सोच रही थी कि दोपहर हो जाने के बावजूद तुम अभी तक क्यों नहीं उठी, वरना मैं तुम्हारे कमरे में जाकर पता लगा लेती कि तुम घर पर नहीं हो और बाहर खड़ी गाड़ी भी गायब है। शियू, क्या तुम वापस आ रही हो? तांग शियू ने कहा, माँ, मैं अभी वापस नहीं जा रही हूँ। मैं बाद में सू बेन और सू क्वान को फोन करके शिंगचिंग आने के लिए कहूंगी। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उनके लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगी। साथ ही मुझे जल्द ही शहर से बाहर जाना पड़ सकता है और मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं स्कूल शुरू होने से पहले जरूर वापस आ जाऊंगी। सू लिंग्यू ने आश्चर्य से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? पर्यटन के लिए या काम के लिए? तांग शियू ने कहा, काम तो एक बात है, लेकिन मैं बाहर जाकर थोड़ा मौज मस्ती भी करना चाहती हूँ। वैसे मैं ये इनको भी अपने साथ ले जाऊंगी, इसलिए आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सू लिंग्यू मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अगर कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना। मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारी दादी के साथ रहूंगी, फिर शिंगचिंग वापस चली जाऊंगी। वैसे सू जियांगफेई वापस आ गई है। तांग शियू के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी आंखों में एक सिहरन दौड़ गई। सू जियांगफेई के परिवार में हुई घटना के बाद वह कभी स्कूल नहीं लौटा, यहाँ तक कि उसने कॉलेज प्रवेश परीक्षा भी नहीं दी। तांग शियू को सू परिवार के बारे में कुछ बातें पता चली। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी और सू जियांगफेई और सू यानिंग का कोई पता नहीं चला था। वह अपने गृहनगर किंगहे काउंटी में वापस क्या कर रहा है? माँ, क्या उस बच्चे ने आपको कोई परेशानी दी? सू लिंग्यू ने कहा, नहीं, वो बिल्कुल ही अलग इंसान बन गया है। वो बहुत समझदार है और उसने अपने परिवार या तुम्हारे किए के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। शियू, चिंता मत करो। हालांकि जियांगफेई अपने माता पिता की लाडली औलाद है, फिर भी वो दिल से अच्छा इंसान है। जब तक वो पश्चाताप करके भविष्य में अच्छा इंसान बन जाता है, मैं चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती। आखिर वो मेरा भतीजा है। तांग शियू ने कहा, माँ, मुझे पता है कि वह आपका भतीजा है, लेकिन इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा वह मैं ही हूँ। आप जितनी सावधान रहें उतना अच्छा है, इसलिए आपको सुरक्षित रहना होगा। मैं ये करूंगा। मैं जल्द ही आपके लिए 2 अंगरक्षकों का इंतजाम करूंगा ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। माँ, आपत्ति मत कीजिएगा। अगर मैं भविष्य में व्यापार में उतरता हूँ तो कुछ लोगों को नाराज करना लाजमी है। व्यापार जगत एक युद्ध क्षेत्र की तरह है और आप मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। आपकी सुरक्षा से मुझे मन की शांति के साथ अपना व्यापार करने में मदद मिलेगी। लगातार 1 महीने तक रात रात जागने से जिंगे का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिंगे ने अब से अपडेट दिन के समय सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे प्रतिदिन 2 अध्याय प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। हर 100 अतिरिक्त मासिक वोटों पर जिंगे एक अतिरिक्त अध्याय प्रकाशित करेगी। कृपया सहयोग करें। अध्याय 256 अचानक पश्चाताप। सू लिंग्यू ने कहा, शियू, माँ तुम्हारी बात समझती हैं और मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि जियांगफेई का स्वभाव बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तुम्हारे चाचा सू शांगवेन भी पैसे के लालच में बह गए और अपना असली स्वभाव खो बैठे। वो पहले बहुत अच्छे इंसान थे, दयालु थे और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने इन सभी सालों में हमारी बहुत मदद की ताकि हम शिंगचिंग में रह सकें। इसलिए शियू, जब वो अपने कर्मों पर पछतावा कर लें तो तुम्हें उन्हें जेल से छुड़ाने का कोई तरीका सोचना होगा। तांग शियू सहमत हो गया। सुगिया गांव, किंगहे काउंटी। सू जियांगफेई चुपचाप आंगन की दीवार से टिककर सिगरेट पी रहा था। उसने फोन पर सू लिंग्यू और तांग शियू के बीच हुई सारी बातें सुन ली थीं।
उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता कि किससे नफरत करूं। महज 1 या 2 महीनों में ही उसने असहनीय पीड़ा झेली। हालांकि वह खुद को बेहद मजबूत समझता था, लेकिन वह इतना टूट गया कि कई दिनों तक अपनी बहन के सहपाठी के घर में छिपा रहा, हर दिन शराब पीता और सिगरेट पीता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहा हो। वह तांग शियू से नफरत करना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि तांग शियू ने ही उसके परिवार को बर्बाद किया था। लेकिन बार बार सोचने और अतीत को याद करने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि वास्तव में उसके परिवार ने ही अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल करके उसकी चाची और चचेरे भाई को इतना सताया था। तो वापस अगर पुलिस को सबूत नहीं मिलते तो आज जेल में उनके माता पिता नहीं बल्कि तांग शियू होते। अब सू शियांगफेई अपनी चाची की बातें सुन रहा था। तभी उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसुओं की 2 धाराएं बहने लगीं। पहले वह हमेशा अपनी चाची को कमजोर और आसानी से सताने वाली समझता था और अपने माता पिता को उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए वह लगभग एक दर्शक की तरह देखता रहता था। लेकिन अब अपनी चाची की बातें सुनकर वह मिली जुली भावनाओं से भर गया। स्मैक! उसने सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया और पैर के अंगूठे से उसे कुचल दिया। फिर वह मुड़ा और आंगन के फाटक से होते हुए सीधे सू लिंग्यू के पास गया और दोनों घुटनों के बल बैठ गया। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। सू लिंग्यू सू शियांगफेई की हरकतों से दंग रह गई। वह अविश्वास से उसे देखती रही, मुंह खोला लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उसका फोन अभी भी उसके हाथ में था, कॉल कनेक्टेड थी और दूसरी तरफ उसका बेटा चुप था। कुछ देर बाद सू लिंग्यू अपनी तंद्रा से बाहर निकली और जल्दी से सू शियांगफेई को उठाते हुए गहरी सांस ली। शियांगफेई, हमारे दोनों परिवारों में चाहे कितनी भी अनबन हो, हम फिर भी परिवार हैं। शियुआ का एकमात्र इरादा मुझे उत्पीड़न से बचाना था। तुम शियुआ से बड़ी हो, इसलिए तुम्हें उससे ज्यादा समझदार होना चाहिए। उसे दोष मत दो, सू शियांगफेई ने कड़वाहट से कहा। चाची, मैं उसे दोष नहीं देती। जैसा आपने कहा, मेरे पिता धन के लालच में अंधे हो गए थे और मैं भी अहंकारी हो गई थी। अगर तांग शियू को पैसे चुराने के झूठे आरोप में फंसाने का मेरा भेद न खुला होता तो शायद आज जेल में मेरे माता पिता नहीं बल्कि वही होता। इसलिए मैं उससे नफरत नहीं करती। सू लिंग्यू ने राहत भरी नजर से उसका कंधा थपथपाया और कहा, शियांगफेई, अच्छा हुआ कि तुम उससे नफरत नहीं करते। चिंता मत करो, शियुआ वादों को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। उसने तुम्हारी दादी को पहले ही बता दिया है कि वह तुम्हारे पिता को 2 साल में जेल से जरूर छुड़वा देगा। सू शियांगफेई ने जोर से सिर हिलाया और कहा, आंटी, मुझे होश इसलिए आया क्योंकि मेरे पापा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और उन्हें गिरफ्तार होने से पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब मैं अस्पताल में थी तो मैंने उन्हें बेहोशी की हालत में भी आपका नाम पुकारते और माफी मांगते सुना। उसी क्षण मुझे पता चल गया कि मेरे पापा को अपने किए पर पछतावा है। सू लिंग्यू की आंखों में आंसू भर आए। उसका इकलौता भाई था, अगर वह सुधर जाए, उसे परिवार का हिस्सा माने और भविष्य में एक अच्छा इंसान बने तो वह उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। शियांगफेई, घर पर रहो और अपनी दादी के साथ कुछ समय बिताओ। कुछ दिनों में हम साथ में शिंगचिंग वापस जाएंगे और तुम्हारे पिताजी से मिलेंगे। सू जियांगफेई ने जोर देकर सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान आई थी वो झट से गायब हो गई। एक पल की झिझक के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, आंटी, अगर मेरी बहन समझ नहीं पा रही है और आपसे और तांग शियू से नफरत करती है तो कृपया उसे दोष मत दीजिए। वो सू लिंग्यू ने सिर हिलाया और आह भरी, मैं समझ सकती हूँ कि वह मुझसे और तांग शियू से नफरत करती है। चिंता मत करो, आखिर मैं उसकी मौसी हूँ। जब मैं उससे मिलूंगी तो उससे अच्छे से बात करूंगी। सू जियांगफेई ने कहा। वह चली गई। वह शंघाई गई? सू लिंग्यू ने हैरानी से पूछा, वह शंघाई किस लिए जा रही है? सू जियांगफेई ने कहा, उन्होंने कहा कि वे एक सहपाठी के साथ रहेंगे और शंघाई में बस जाएंगे। सू लिंग्यू कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारा चचेरा भाई जल्द ही शंघाई में पढ़ाई करने जा रहा है। उसके वहां जाने के बाद मैं उसे तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए कहूंगी। सू जियांगफेई कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाकर बोली, धन्यवाद चाची। कृपया मेरे चचेरे भाई को बता दीजिए कि मैं पहले वाकई गलत थी। इस समय फोन से तांग शियू की आवाज आए, माँ, फोन सू जियांगफेई को दे दो। ये सुनकर सू लिंग्यू ने झट से अपना फोन सू जियांगफेई को देते हुए कहा, तुम्हारी चचेरी बहन तुमसे बात करना चाहती है। सू जियांगफेई के चेहरे पर कुछ उलझन के भाव थे। फोन लेने के बाद वह चुप रही। फोन पर तांग शियू की आवाज आई, सू जियांगफेई, मुझे परवाह नहीं कि तुम सचमुच पछता रहे हो या नहीं। बस इतना याद रखना, अगर तुमने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे भयानक दर्द चखाऊंगी। और अगर तुम सुधर जाओ और अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करो तो मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य का आश्वासन देती हूँ। सू जियांगफेई ने कड़वाहट से कहा, मुझे सफल होने की परवाह नहीं है। मुझे डर है कि कहीं मेरा हाल भी मेरे पिता जैसा न हो जाए। सफलता पाने के बाद मैं खुद को खो बैठूं। तांग शियू, चलो हिसाब बराबर कर लेते हैं। मेरी चाची मेरा ख्याल रखती हैं और मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी। इसके अलावा मैं समय निकालकर वापस आऊंगी और अपनी दादी की देखभाल करूंगी। तांग शियू ने कहा, अपनी बात याद रखना, बस इतना ही। तांग शियू ने तुरंत फोन काट दिया। वह शंकालु व्यक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी वह सू जियांगफेई पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद उसने बेगोंग सांगजी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर डायल किया। मैं बेगोंग सांगजी हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? यह मैं हूँ, क्या आप बॉस हैं? हाँ, बेगोंग सांगजी तुरंत ही अधिक सम्मानजनक हो गया और उसने पूछा, मालिक, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तांग शियू ने पूछा, क्या तुम द्वीप राष्ट्र लौट आए हो? बेगोंग सांगजी ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी नहीं, उनकी चोटें गंभीर हैं और हम अभी भी शिंगचिंग में ही हैं। हम 2 दिन में वापस जाने की योजना बना रहे हैं। तांग शियू ने पूछा, क्या होकुशिन इत्तो रियू में कोई महिला निंजा है? मुझे ऐसी महिला निंजा चाहिए जो आपके प्रति वफादार हो। कितामिया सकुराको ने आत्मविश्वास से कहा, मेरे 4 निजी सेवक होकुशिन इत्तो रियू विद्यालय में कठोर प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें इस बार अपने साथ नहीं लाए। इसके अलावा लौटने पर मैं उन पर मन नियंत्रण मंत्र का प्रयोग कर उन्हें वश में कर लूंगी, जिससे भविष्य में उनकी अटूट वफादारी सुनिश्चित हो सके। तांग
शियू ने पूछा, क्या वे चीनी भाषा बोलते हैं? जी हाँ, वे जापानी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा में धारा प्रवाह हैं, कितामिया साकुको ने सम्मानपूर्वक कहा। तांग शियू ने कहा, ऐसे में जब आप ईश्वर नियंत्रण मंत्र का प्रयोग करके उन्हें वश में कर लें, तो 2 लोगों को गुप्त रूप से स्टार सिटी भेजकर मेरी माँ की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मैं आपको बाद में मेरी माँ की जानकारी भेज दूंगी। अच्छा, कितामिया सकुराको ने आदरपूर्वक कहा। तांग शियू ने फोन काट दिया, अपनी माँ की जानकारी संपादित की और उसे बेगोंग सांगजी को भेज दिया। फिर उसने कपड़े पहने, नहाया धोया और पहली मंजिल की लॉबी में चला गया। रेस्टोरेंट से खाने की हल्की सी खुशबू आ रही थी। तुम जाग गए, लंच का समय हो गया है। कांग शिया रसोई से खाने की 2 थालियां लेकर बाहर आए। तांग शियू को देखते ही उसने तुरंत उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी। तांग शियू ने कांग शिया को देखा और पाया कि उसकी चलने की मुद्रा थोड़ी अटपटी थी। पल भर में ही वह कारण समझ गया। हालांकि वह सृष्टि के चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। कुछ देर पहले तक कांग शिया इतनी थकी हुई थी कि उसकी उंगलियां हिलाने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन अब वह ऊर्जा से भरपूर थी। वास्तव में उसके दमकते चेहरे को देखकर वह पहले से भी अधिक सुंदर और आकर्षक लग रही थी। युआन चुलिंग सही कह रही है। इस दुनिया में केवल बैल ही थकान से मरते हैं, न कि अत्यधिक जुताई से मरी हुई जमीन। तांग शियू ने मन ही मन आह भरी और मुस्कुराते हुए रेस्तरां की ओर चल पड़ी। मालिक गु यिन रेस्टोरेंट में डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और तांग शियू को आते देख उसने तुरंत खुशी का भाव दिखाया। तांग शियू ने उसके छोटे से सिर पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो खाना खाते हैं। कुछ दिनों में मैं तुम्हें जिंगमिन द्वीप ले जाऊंगी। हाँ, गु यिन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे कहाँ जा रहे हैं। उसे बस तांग शियू के साथ रहने की परवाह थी। जिंगमिन द्वीप। कांग शिया ने अभी मेज पर 2 व्यंजन रखे ही थे कि तांग शियू की बातें सुनकर उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। चूंकि दोनों के बीच पहले से ही घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए वह तांग शियू को लेकर विशेष रूप से चिंतित हो गई थी। अगर तांग शियू कहीं और जा रही होती तो शायद उसे परवाह न होती, लेकिन जिंगमिन द्वीप जाने से वह थोड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि ओयांग लुलू जिंगमिन द्वीप की रहने वाली हैं और वर्तमान में वह जिंगमिन द्वीप पर ही हैं। कांग शिया ने सहज लहजे में पूछा, बॉस, क्या आप यिनयिंग को जिंगमिन द्वीप ले जा रहे हैं? सिर्फ मजे के लिए या कोई और बात है? कांग शिया के विचारों से अनभिज्ञ तांग शियू ने कहा, उसे उसकी बड़ी बहन से मिलवा दो। और हाँ, उसे विदेश भी ले जाओ। मैंने कुछ समय पहले प्रशांत महासागर में एक द्वीप खरीदा था, लेकिन अभी तक वहां जाने का मौका नहीं मिला है, इसलिए सेमेस्टर शुरू होने से पहले मैं उसे वहां ले जाने की योजना बना रहा हूँ। वैसे मेरे पास अभी पासपोर्ट नहीं है, क्या तुम मुझे और यिनयिंग को पासपोर्ट बनवाने में मदद कर सकती हो? ये सुनकर कांग शिया ने चैन की सांस ली। हालांकि उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि तांग शियू की एक महिला शिष्या भी है। उसने कहा, मालिक, पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको स्वयं वहां जाना होगा और इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग जेंग्यू से संपर्क करें तो वह ये काम कर सकते हैं। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, तो मैं उससे मदद मांगूंगा। चलो बैठो और खाना खाओ। चलो अपना पेट भर लेते हैं। शरीर को पोषण देने के लिए कांग शिया को अचानक उन दोनों के बीच हुई घटना याद आ गई और उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई। उसने अपना सिर झुकाया और खाने की मेज पर बैठ गई। गु यिन ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और पूछा, गुरुजी, क्या बड़ी बहन का स्वभाव अच्छा है? क्या उन्हें यिनयिंग पसंद आएगी? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी बड़ी बहन घायल है और बेहोश है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा है और तुम बचपन में बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो। मुझे लगता है कि वह तुम्हें जरूर पसंद करेगी। हाँ। गु यिन ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। कांग शिया ने हैरानी से पूछा, मालिक, आपके कितने शिष्य हैं? तांग शियू हंसते हुए बोली, फिलहाल तो 4 हैं। कांग शिया ने कहा, मैं चेन झिझोंग, गु यिन और अस्पताल में काम करने वाले एक व्यक्ति को जानती हूँ। तीसरा कौन है? मैंने आपको पहले कभी उसका जिक्र करते नहीं सुना। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहना सुविधाजनक नहीं होता। आपको बाद में पता चल जाएगा। अध्याय 257। पहली मुलाकात। दोपहर के भोजन के बाद कांग शिया ने नानझा शहर को जल्दी से छोड़ दिया। शेंग तांग समूह अभी शुरुआती दौर में था और कई चीजों पर उन्हें व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि जब तांग शियू ने उनसे एक दिन आराम करने के लिए कहा, तब भी उन्होंने इनकार कर दिया। तांग शियू विला से बाहर निकले तो देखा कि उनकी रेंज रोवर एसयूवी डिलीवर हो चुकी थी और बाहर सड़क किनारे खड़ी थी। वे कार की चाबियां लेने के लिए विला के अंदर गए और फिर शिंगचिंग सेंट्रल अस्पताल की ओर चल पड़े। हालांकि उन्होंने फोन पर अपने गांव वालों के लिए शिंगचिंग में इलाज का इंतजाम कर दिया था, फिर भी उन्हें लगा कि उन्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए। आखिर उन्हीं लोगों ने उन्हें बचपन से बड़ा होते देखा था। शिंगचिंग पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल। तांग शियू ने अपनी कार पार्किंग में खड़ी की और अस्पताल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने दाई शिन्यू को फोन करके घायल हुए 5 ग्रामीणों के कमरों के नंबर पता किए। अधिष्ठाता कार्यालय ली होंगजी दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे थे और हाल ही में उन्हें एक अजीब सी मिली जुली भावना का अनुभव हो रहा था। उन्हें इस बात का दुख था कि अस्पताल बहुत छोटा था, डॉक्टरों और भर्ती कमरों की संख्या कम थी, लेकिन मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात की खुशी थी कि शिंगचिंग सेंट्रल अस्पताल काफी प्रसिद्ध हो चुका था और देश के कुछ जाने माने अस्पताल भी उनसे संपर्क कर रहे थे। काश तांग शियू हमेशा के लिए शिंगचिंग सेंट्रल अस्पताल में रह पाता। अगर वह रुकने को तैयार होता तो मैं खुशी खुशी अस्पताल निदेशक का अपना पद उसे सौंप देता। दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद ली होंगजी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और गहरी सांस ली। रिंग रिंग रिंग। फोन की घंटी बजी, जिससे उसकी भौहें तन गईं। उसने फोन उठाया और कॉलर आईडी देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बहुत ही दोस्ताना लहजे में जवाब दिया, शिंगयू, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आपके मालिक शिंगचिंग सेंट्रल हॉस्पिटल में हैं? जी हाँ, मास्टर अपने गांव के ग्रामीणों से मिलने अस्पताल गए हैं। फोन से दाई शिन्यू की आवाज आई। ली होंगजी का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने तुरंत कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसे अस्पताल आने की सूचना दे दो। क्या तुमने उसे बताया? मैंने उन्हें बताया था, दाई शिन्यू ने कहा। ये सुनकर ली होंगजी की मुस्कान और भी गहरी हो गई। चूंकि दाई शिन्यू ने उसे तांग शियू के पास जाने से मना नहीं किया था, इसका मतलब था कि तांग शियू को उसके जाने से कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सोचकर उसने तुरंत दाई शिन्यू को बताया, फोन काट दिया और डीन के कार्यालय से बाहर निकल गया।
अस्पताल के वार्ड में सू जियांडे अस्पताल के बिस्तर से टेक लगाकर अपनी बेटी द्वारा छीले गए सेब को खाते हुए बगल के वार्ड में भर्ती हुए मरीजों से इतराते हुए बोले, मैं जानता हूं कि आप जिस चमत्कारिक डॉक्टर की बात कर रहे हैं वह कौन है। मैं आपको बताने से नहीं डरता। मैं न केवल उन्हें जानता हूं बल्कि यह भी जानता हूं कि वे कहाँ रहते हैं। बगल वाले बिस्तर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटा था जिसके सिर पर पूरे सफेद बाल थे। उसका बेटा और बेटी दोनों उसके बिस्तर के पास बैठे थे। सू जियांडे की बातें सुनकर बुजुर्ग की बेटी ने जल्दी से पूछा, आप उनके परिवार को जानते हैं? क्या ये सच है? मैंने सुना है कि वह चमत्कारिक डॉक्टर बिना किसी सूचना के आते जाते रहते हैं और शिंगचिंग सेंट्रल अस्पताल में परामर्श के लिए उनके आने का कोई निश्चित समय नहीं है। मेरे पिताजी ने अस्पताल के निदेशक से पूछा और उन्हें भी नहीं पता कि डॉक्टर तांग दोबारा मरीजों को देखने कब आएंगे। सू जियांडे ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा, मैं समझ सकती हूँ कि आप अस्पताल के निदेशक को जानते हैं। इसका मतलब है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि हमें इस वार्ड में रहने की अनुमति कैसे मिली? क्योंकि तांग शियू ने अस्पताल के अधिकारियों से मेरी सिफारिश की थी। इसके अलावा मैंने उसे बचपन से देखा है। वह लड़का समझदार और होशियार है। मुझे आश्चर्य नहीं है कि वह एक चमत्कारिक डॉक्टर बन गया। हाँ 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 अंकल जियांडे, अगर आप मेरी इस तरह तारीफ करेंगे तो मुझे शर्म आएगी। आवाज वार्ड के बाहर से आए और फिर तांग शियू दरवाजे पर दिखाई दी। जब सू जियांडे और सुगिया गांव के ग्रामीणों ने तांग शियू को देखा तो वे तुरंत खुशी से झूम उठे। सू जियांडे उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन तांग शियू ने उसे रोक लिया। अंकल जियांडे, आप घायल हैं इसलिए उठिए मत। हम सब परिवार हैं इसलिए मेरे साथ औपचारिकता मत कीजिए। आप कैसे हैं? आपकी चोट कैसे ठीक हो रही है? तांग शियू ने मुस्कुराते हुए पूछा। सू जियांडे ने उत्साह से कहा, मेरी रिकवरी बहुत अच्छी चल रही है। डॉक्टरों ने कहा है कि मुझे डिस्चार्ज होने से पहले सिर्फ 10 से 2 हफ्ते तक अस्पताल में रहना होगा। तांग शियू, सच में तुम ही हो? क्या तुम किंघे काउंटी वापस नहीं गए थे? तुम शिंगचेन क्यों लौट आए हो? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, घर पर सब कुछ ठीक हो गया है। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी उसने भी अपनी गलती मान ली है और मुआवजा दे दिया है, इसलिए वह मामला सुलझ गया है। मुझे कुछ काम था इसलिए मैं शिंगचेन वापस आ गई। तब इसके बाद तांग शियू ने कमरे में मौजूद अन्य ग्रामीणों का अभिवादन किया। हालांकि अब वह धनी और शक्तिशाली था और अस्पताल में एक चमत्कारी चिकित्सक के रूप में जाना जाता था, फिर भी वह अहंकारी नहीं हुआ था और पहले की तरह ही विनम्र बना रहा। बगल वाले कमरे का बिस्तर हेडबोर्ड से टेक लगाकर बैठे सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति अपने बच्चों के साथ उत्सुकता से तांग शियू को देख रहे थे। हालांकि उन्होंने सुना था कि डॉक्टर तांग बहुत युवा हैं, लेकिन उन्हें इतनी कम उम्र की उम्मीद नहीं थी। सूजिया गांव के ग्रामीणों से शिष्टाचार का आदान प्रदान समाप्त करने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच युवा ही नायक बनते हैं। मैंने सुना है कि डॉक्टर तांग युवा हैं, लेकिन उनकी युवावस्था मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक है। डॉक्टर तांग, आपका समय बिल्कुल सही है। आप अभी मेरी बीमारी की जांच क्यों नहीं करते? तांग शियू ने बूढ़े आदमी को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी सतर्कता झलक रही थी। उसने अस्पताल में आते ही इस समस्या को भांप लिया था। पूरे विभाग में कम से कम 20 सादे कपड़ों वाले आदमी सीढ़ियों और लिफ्टों पर नजर रख रहे थे। वार्ड के गलियारे में कई ठंडे चेहरे वाले आदमी, संभवतः मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ, भी कमरे पर नजर रख रहे थे, शायद जानबूझकर या अनजाने में। इसलिए उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि उस बूढ़े आदमी की पहचान आसानी से छुपी नहीं जा सकती। इसके अलावा उसे लगा कि वह बूढ़ा आदमी जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? बूढ़े व्यक्ति ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे कई वर्षों से अस्थमा है। ये हाल ही में और भी बदतर हो गया है। इसलिए जब मैंने सुना कि शिंगचिंग पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल में एक चमत्कारी डॉक्टर प्रकट हुए हैं, तो मेरे बच्चे मुझे राजधानी से यहाँ ले आए। तांग शियू ने सिर हिलाकर पूछा, आपका नाम क्या है? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मेरा उपनाम तांग है। हम 500 साल पहले एक ही परिवार के थे। क्या आपका उपनाम तांग है? राजधानी शहर? तांग शियू ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि सू लिंग्यू ने उसे उसके पिता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसने संकेत दिया था कि उसके पिता राजधानी से थे और उनका उपनाम भी तांग था। फिर भी उसने मन ही मन सिर हिलाया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा संयोग दुनिया में हो सकता है। इसके अलावा वह पिता, जिसने जरा भी स्नेह नहीं दिखाया, उसका उनसे कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इस परिवार की पृष्ठभूमि असामान्य है। यदि वह उनसे संबंधित होता तो वह ग्रामीण इलाके की एक साधारण मां के प्रति आकर्षित क्यों होता? बुजुर्ग की मुस्कान देखकर तांग शियू ने शांत भाव से कहा, सच कहूं तो तांग उपनाम वाले लोगों के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है। अगर हो सकता तो मैं सच में चाहता कि मेरा उपनाम सू होता। कोई बात नहीं, अस्थमा का इलाज आसान है। ये बस आपके फेफड़ों की समस्या है। थोड़ी देर में अपने परिवार को आपको परामर्श कक्ष में ले जाने के लिए कहें, मैं आपका इलाज करूंगा। बैंग बैंग दरवाजे पर दस्तक हुई और ली होंगजी अस्पताल के 2 अधिकारियों के साथ वार्ड में दौड़ पड़े। तांग शियू को देखकर वे उत्साह से बोले, तांग शियू, आखिरकार तुम आ ही गई। तुम्हें पता है क्या, मैं बहुत खुश भी हूँ और दुखी भी। अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता। तांग शियू ने उलझन में पूछा, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए था? ली होंगजी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, कुछ गड़बड़ है। आपकी वजह से हमारा शिंगचिंग पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल अब पूरे देश में मशहूर हो गया है। आपने जिन मुश्किल और जटिल मामलों का इलाज किया है, उनमें से कई मरीज इलाज के लिए देश के दूसरे हिस्सों से आए थे और बड़े बड़े अस्पतालों के कई बेहतरीन डॉक्टर भी उनका इलाज नहीं कर पाए थे। इसलिए आप अब चिकित्सा जगत के सबसे चमकते सितारे हैं। क्या आपने आते ही इस बात पर ध्यान नहीं दिया? इस अस्पताल के वार्ड देश भर से आए मरीजों से भरे हुए हैं। यहाँ तक कि हर मंजिल के गलियारे भी अस्थायी रूप से बिस्तरों से भरे हुए हैं। कल दोपहर ही हमने जो 50 बिस्तर खरीदे हैं वे भी काफी नहीं हैं। कई लोग गलियारों में जमीन पर सो रहे हैं। तांग शियू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अविश्वास से बोला, क्या शिंगचिंग सेंट्रल अस्पताल की प्रतिष्ठा सचमुच इतनी महान हो गई है? ली होंगजी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ये बिल्कुल सच है। तांग शियू ने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को छूते हुए शांत भाव से कहा, लगता है
मुझे पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल में मरीजों को देखने के लिए आने की संख्या कम करनी होगी। पेड़ जितना बड़ा होगा, हवा उतनी ही तेज चलेगी। मुझे मशहूर होना पसंद नहीं है। तांग शियू ने बूढ़े आदमी की ओर मुड़कर कहा, कैसा रहेगा? अपने बच्चों को आपको परामर्श कक्ष में न ले जाने दें। मैं यहीं आपकी जांच कर लूंगी और जब आप ठीक हो जाएं तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं। ली होंगजी ने बूढ़े आदमी की ओर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी और उसने जल्दी से कहा, मुखिया, चूंकि तांग शियू आपका इलाज करने को तैयार है, इसलिए आपका अस्थमा आखिरकार ठीक हो सकता है। उसने तांग शियू पर भरोसा किया, क्योंकि वह एक बात जानता था। तांग शियू ने सुन वेंजिन की मां को ठीक किया था, जो मध्यम चरण के लीवर कैंसर से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला थी। जो डॉक्टर लिवर कैंसर के मध्यम चरण को भी ठीक कर सकता है, वह अस्थमा को ठीक नहीं कर पाएगा अगर वह खुद ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए उसे तांग शियू पर पूरा भरोसा था। कमांडर, तांग शियू ने भौहें चढ़ाईं और अचानक उसके दिमाग में एक दृश्य कौंध गया, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह बूढ़ा आदमी उसे कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा था। बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ाकर धीमी आवाज में कहा, डींगली, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे उस नाम से मत बुलाओ? मुझे बस ओल्ड टैंग कहो। हाँ हाँ हाँ, ली होंगजी ने झट से मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े व्यक्ति ने तांग शियू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर तांग, तो मैं आपको परेशान करूंगा। अगर पहले से कुछ भी तैयार करने की आवश्यकता हो तो डींगली को बता देना। तांग शियू ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, गर्म पानी का एक बेसिन और एक साफ तौलिया तैयार रखो। साथ ही मुझे कुछ मेडिकल अल्कोहल और अल्कोहल स्वैब भी ला दो। ली होंगजी के पीछे चल रहे अस्पताल के एक प्रमुख अधिकारी ने तुरंत कहा, मैं अभी जाकर तैयारी शुरू करता हूँ। तांग शियू ने ली होंगजी की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, मैं कुछ दिनों में विदेश जा रहा हूँ। अगर मेरा काम जल्दी खत्म हो गया और सेमेस्टर शुरू होने से पहले कुछ समय बचा तो मैं कुछ दिनों के लिए अस्पताल में मरीजों को देखने आऊंगा। अगर मैं देर से लौटा तो मैं मरीजों को देखने नहीं आऊंगा। मैं अपनी छुट्टियों के दौरान आऊंगा। जहां तक देश भर से आने वाले मरीजों की बात है, अस्पताल में डॉक्टर तो हैं ही, तो उन्हें ही देखने दीजिए। ये सुनकर ली होंगजी का चेहरा तुरंत उतर गया। अस्पताल में बाहर से इतने मरीज आ रहे थे, अगर तांग शियू अपना पद छोड़ देते तो अस्पताल के निदेशक होने के बावजूद शायद वह भी इसे संभाल नहीं पाते। आखिरकार उनकी विशेषज्ञता पाने के लिए आने वाले कई मरीज प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि के लोग थे। हालांकि वे उनके सामने खड़े व्यक्ति के बराबर नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें नाराज करना उनके लिए सचमुच नामुमकिन था। अध्याय 258 अप्रत्याशित समर्थन के लिए मासिक वोटों की मांग। ली होंगजी एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर सावधानी से पूछा, तांग शियू, क्या आप देश छोड़ने से पहले कुछ दिन नहीं रुकेंगे? क्या आप जाने से पहले 2 दिन का समय निकाल सकते हैं? आखिर वे मरीज बेचारे हैं। वे हजारों मील का सफर तय करके यहाँ आए हैं और अगर वे आपसे नहीं मिले तो उन्हें बहुत निराशा होगी। चिंता मत करो, 2 दिन बाद मैं तुरंत घोषणा कर दूंगा कि आप जरूरी काम से जा रहे हैं और आने वाले समय में हमारे शिंगचेंग सेंट्रल अस्पताल में परामर्श के लिए वापस नहीं आएंगे। तांग शियू कुछ देर चुप रही, फिर सिर हिलाकर बोली, ठीक है, मुझे कल कुछ काम है। काम खत्म करने के बाद मैं 2 दिन यहाँ मरीजों को देखने आऊंगी। ली होंगजी ने खुशी से कहा, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं अभी जाकर सबको सूचित करता हूँ। बैंग बैंग, वार्ड के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब कमरे में मौजूद सभी लोगों ने दरवाजे की ओर देखा तो तांग शियू चौंक उठा। उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे। दरअसल वह व्यक्ति जिंगमिन द्वीप पर स्थित स्ट्रेट्स मैनर का मालिक तांग डोंग था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे बूढ़े व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया और उसने गहरी आवाज में पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? तांग डोंग तांग शियू को देखकर स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित हो गया। उसने तांग शियू को सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर उस बूढ़े व्यक्ति की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, चाचा जी, पिताजी ने सुना था कि आप इलाज के लिए शिंगचेंग आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपसे मिलने भेजा है। साथ ही शिंगचेंग में मेरा एक परिचित है और मैं उसके लिए लेन देन के लिए कुछ सामान लाया हूँ। बूढ़े आदमी ने ताना मारते हुए कहा, ये तो बहुत कम देखने को मिलता है कि तुम्हारे पिता को अब भी मेरी परवाह है या मेरी मृत्यु। ठीक है, अब जब तुम यहाँ आ चुके हो और सब कुछ देख चुके हो तो अपने काम पर वापस जाओ। तांग डोंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, चाचा जी, अगर मुझे व्यापार करने जाना भी है तो मुझे अपने किसी परिचित से मिलना होगा। अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं अपना व्यापार नहीं कर पाऊंगा। बूढ़े आदमी ने गरजते हुए कहा, तुम्हारा यहाँ होना इस बात से क्या लेना देना है कि तुम व्यापार कर सकते हो या नहीं? तुम अब जवान नहीं हो, इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि जिसके साथ तुम साझेदारी करने वाले हो वह यहाँ है? हम्फ, तांग डोंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, चाचा, मैं जिसके साथ सहयोग करना चाहता हूँ वह यहीं पर है। बूढ़ा आदमी अचंभित रह गया, फिर गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तांग शियू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने पूछा, तांग डोंग, इस बार तुम कितना सामान लाए हो? तांग डोंग ने एक हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, 5। तांग शियू ने सिर हिलाकर पूछा, कहाँ? तांग डोंग ने कहा, मैंने पहले ही किसी को उस जगह भेज दिया है जहां हमने आखिरी सौदा किया था। मैं अपने चाचा से मिलने के बाद आपको फोन करने की सोच रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ मिल जाएंगे। क्या आपका भी कोई रिश्तेदार या दोस्त अस्पताल में है? तांग शियू ने अस्पताल के बिस्तरों पर लेटे 2 अन्य ग्रामीणों की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ, वे घायल हो गए थे, इसलिए मैं उनका हालचाल लेने आई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बड़ा संयोग होगा कि यह बूढ़ा आदमी आपका चाचा है। डींगली, अगर मैं न भी पूछती तो मुझे डर है कि आपका अस्पताल उनसे अस्पताल में भर्ती होने और इलाज का शुल्क लेने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? ली होंगजी ने शर्माते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल। बुजुर्ग व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर के सिरहाने पर आधा लेटा हुआ बैठा था और तांग डोंग और तांग शियू को आश्चर्य से देख रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका भतीजा तांग शियू को जानता होगा या उससे व्यापारिक संबंध रखता होगा। उसने तुरंत उत्सुकता से पूछा, तांग डोंग, डॉक्टर तांग के साथ तुम्हारा क्या काम है? डॉक्टर टैंग? तांग डोंग ने तांग शियू को हैरानी भरी नजरों से देखा और ईमानदारी से कहा, चाचा जी, आप हमारे खानदान के बारे में तो जानते ही हैं। तांग शियू उन खूंखार जानवरों की हड्डियां और साथ ही अन्य अनुपयोगी शव सामग्री ऊंची कीमतों पर खरीदता है। मैंने उसे पहले ही 4 खूंखार जानवरों के कंकाल बेच दिए हैं। इस बार वह 5 और लाया है।
बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, डॉक्टर टैंग, आप वास्तव में क्या करते हैं? इस अस्पताल में डॉक्टर होने के अलावा आप अभी भी छात्र प्रतीत होते हैं। आप व्यवसाय में कैसे आ गए? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, छोटा मोटा कारोबार करके, थोड़ी बहुत कमाई करके अपने परिवार का भरण पोषण करना। आपकी इतनी हैसियत है, लगता है आपको हम जैसे आम लोगों की मुश्किलों का कोई अंदाजा ही नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति चुप रहा। उनका उपनाम तांग है और उनका नाम तांग गुशिंग है। उनके बच्चे तांग युनपिंग और तांग शिया उनके बिस्तर के पास थे। अब तांग युनपिंग ने भौहें चढ़ाकर कहा, डॉक्टर तांग, हालांकि मेरे पिता उच्च पद पर हैं, फिर भी वे आम लोगों की कठिनाइयों को समझते हैं। यदि आप मेरे पिता को नहीं जानते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहेंगे। तांग शियू ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा और चुप रही। तांग गुशिंग ने फुसफुसाते हुए कहा, युनपिंग, बकवास करना बंद करो। उसने मौखिक रूप से उसे फटकारा, लेकिन मन ही मन वह आश्चर्यचकित था। वह समझ गया था कि तांग शियू ने उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था, फिर भी तांग शियू ने जरा भी भय नहीं दिखाया, मानो उसे उसकी हैसियत की कोई परवाह ही न हो। ये समझना जरूरी है कि अगर किसी आम इंसान को उसकी पहचान पता चल जाए तो वह पूरी तरह से चौंक जाएगा और उसका अत्यंत सम्मान करेगा। उदाहरण के लिए शिंगचिंग केंद्रीय अस्पताल के निदेशक ली होंगजी को ही ले लीजिए। डांट खाते हुए तांग युनपिंग के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। वह वास्तव में तांग शियू को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तांग शियू एक प्रसिद्ध चिकित्सक था और उसके पिता को अभी भी उसके इलाज की आवश्यकता थी। इसलिए वह तांग शियू को दंडित करने के अपने विचारों को दबाने के लिए मजबूर था। तांग गुशिंग ने तांग शियू की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर तांग, कृपया मेरी नादानी के लिए मुझे क्षमा करें। मेरे निकम्मे बच्चे बस बेमतलब की बातें करते हैं, कृपया उनकी बातों पर ध्यान न दें। हालांकि मुझे आपसे इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा की उम्मीद नहीं थी। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, कुछ नहीं है। तांग शियू के शांत चेहरे को देखकर तांग डोंग ने तुरंत कहा, तांग शियू, मुझे नहीं पता था कि आप एक चमत्कारी डॉक्टर हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बहुत पहले ही अपने चाचा को देखने के लिए आपसे अनुरोध करता। तांग शियू ने कहा, अभी भी उसका इलाज करने में देर नहीं हुई है। हालांकि उसकी सांसें कमजोर हैं, फिर भी वह 10 या 8 साल और जी सकता है। एक बार जब मैं उसका अस्थमा ठीक कर दूं तो वह कम से कम 10 साल और जी सकता है। बहुत अच्छा, तांग डोंग ने खुशी से कहा। अचानक तांग डोंग के चेहरे के भाव बदल गए और मानो उसे कुछ याद आ गया हो। उसने झट से कहा, तांग शियू, चूंकि आपको दिव्य चिकित्सक कहा जाता है और मेरे चाचा आपसे इलाज कराने के लिए इतनी दूर शिंगचिंग तक आए हैं, तो क्या आप मेरे तीसरे भाई का इलाज कर सकते हैं? यदि आप उन्हें ठीक कर देते हैं तो मैं आपको अपने महल के सभी खूंखार जानवरों के शव मुफ्त में दे दूंगा, बिना एक पैसा मांगे। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे तांग गुशिंग और उनके बगल में बैठे तांग युनपिंग और तांग शिया सभी चौकन्ने हो गए और तांग शियू को ध्यान से देखने लगे। सब कुछ मुफ्त। तांग शियू ने तांग डोंग को हैरानी से देखा। वह जानता था कि एक खूंखार जानवर के कंकाल की कीमत पूरे 5 मिलियन थी और अभी तो कई साल बाकी थे। क्या तांग डोंग सचमुच उसे इतने सारे कंकाल देने वाला था? क्या ये कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी? उन्हें कौन सी बीमारी है? तांग डोंग ने गहरी आवाज में कहा, उन्हें मस्तिष्क में गंभीर चोट लगी है और वे 19 वर्षों से कोमा में हैं। देश के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञों ने उन्हें वनस्पति अवस्था में बताया है। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैं आजकल बहुत व्यस्त हूं और मुझे समय नहीं मिला है। तांग गुशिंग ने जल्दबाजी में पूछा, डॉक्टर तांग, क्या आप कोमा जैसी अवस्था वाले मरीजों का इलाज कर सकते हैं? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, इलाज के बाद ही पता चलेगा कि वह ठीक हो पाएगा या नहीं। वह 19 साल से कोमा में है और अभी भी जीवित है, तो लगता है आपने बहुत मेहनत की है। तांग गुशिंग की आंखों में दर्द झलक उठा और उनकी झुर्रीदार मुठियां कस गईं। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कड़वाहट से कहा, मेरा सबसे छोटा बेटा मात्र 25 वर्ष का था जब वह कोमा में चला गया। यह महज संयोग है कि उसे इसी शिंगचेंग शहर में चोट लगी। प्रसिद्ध शहर। तांग शियू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक उसके दिल में जकड़न महसूस हुई। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद तांग शियू ने गहरी आवाज में पूछा, आपके सबसे छोटे बेटे का नाम क्या है? तांग युंडे। तांग गुशिंग ने धीमी आवाज में कहा, क्या कहा आपने? तांग शियू के चेहरे के भाव में अचानक बड़ा बदलाव आया और उसकी आंखों में अविश्वास झलकने लगा। तांग युंडे, उसे ये जाना पहचाना लेकिन अपरिचित नाम 20 वर्षों से याद था। इन 20 वर्षों में उसने उस नाम के मालिक से अनगिनत बार नफरत की थी। तांग गुशिंग ने आश्चर्य से तांग शियू की ओर देखा और कहा, डॉक्टर तांग, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तांग शियू ने तांग गुशिंग को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में ठंडी चमक थी और उसने एक एक शब्द करके पूछा, तांग गुशिंग, तुम 19 साल पहले शिंगचिंग में एकांतवास में चले गए थे, तब तुम्हारी उम्र 25 साल थी, राजधानी के मूल निवासी, तुम कभी सैनिक थे? तांग गुशिंग ने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता चला? तांग शियू का चेहरा और भी बिगड़ गया। अचानक उसने ली होंगजी की ओर मुड़कर दहाड़ते हुए कहा, उन्हें बाहर जाने के लिए कहो। शिंगचिंग सेंट्रल अस्पताल से बाहर निकलो। शिंगचिंग से बाहर निकलो, चाहे वह मर भी जाए, मैं उसका इलाज नहीं करूंगा। क्या? तांग शियू के अचानक गुस्से के विस्फोट को देखकर ली होंगजी स्तब्ध रह गया और अवाक होकर देखता रहा। तांग शियू की आंखें एक क्रूर भेड़िए जैसी थीं, उसकी ठंडी निगाहें तांग गुशिंग, तांग युनपिंग, तांग शिया और तांग डोंग पर घूमी, फिर वह मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। वह सीढ़ियों तक दौड़ता हुआ गया और फिर रुककर दीवार से टिक गया। जोर जोर से हाँफ रहा था। तांग युंडे, वह उस नाम के मालिक से नफरत करता था। उसे लगा कि वह बड़ा हो गया है और अब उससे नफरत नहीं करता, यहाँ तक कि उसे ये भी लगा कि अब उसका उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन अचानक अपना नाम सुनकर और अपने पिता और भाई बहनों को देखकर उसके दिल में कई वर्षों से दबी हुई नफरत एक बार फिर फूट पड़ी। वह खुद से नफरत नहीं करता था, बल्कि अपनी उस माँ से नफरत करता था जिसने उसे अकेले और बेसहारा पाला था। कांपते हाथों से तांग शियू ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और 2 गहरे कश लिए, फिर धीरे धीरे अपना गुस्सा शांत किया। अस्पताल के वार्ड में तांग परिवार के सदस्य तांग शियू की प्रतिक्रिया देखकर चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसने उनके प्रति इतनी तीव्र घृणा क्यों दिखाई। अभी कुछ देर पहले तक तांग शियू की निगाहें उन्हें ऐसा महसूस करा रही थीं मानो वे किसी जानी दुश्मन को देख रहे हों।
क्या हुआ? तांग गुशेंग के होंठ कुछ देर तक फड़फड़ाए और वह दरवाजे को खाली निगाहों से देखता रहा। अचानक मानो उसे कुछ एहसास हुआ हो, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उनमें अविश्वास की चमक थी। वह तेजी से चिल्लाया, जल्दी उसका पीछा करो, उसे ढूंढो और वापस लाओ। तांग युनपेंग अपनी तंद्रा से बाहर आया और हैरानी से पूछा, पिताजी, क्या हो रहा है? तांग गुशेंग ने मानो अपने बेटे का सवाल सुना ही नहीं। उनके दिमाग में बार बार वही फोन कॉल चल रही थी जो उनके सबसे छोटे बेटे ने उन्हें तब की थी जब वह एक तरह से निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गए थे। पापा, आप दादा बनने वाले हैं। शियाउन गर्भवती है, उसे 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। ये हो सकता है। तांग गुशेंग का वृद्ध शरीर थोड़ा कांप उठा। वह जानता था कि उसका एक पोता या पोती है जिससे वह कभी नहीं मिला था। 19 साल पहले उसने अपने सबसे छोटे बेटे की पत्नी को खोजने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को भेजा था, जिससे वह उनकी शादी में भी नहीं मिला था। लेकिन उन्हें बस इतना पता था कि उनकी सबसे छोटी बहू का नाम शियाउन था। उनके पास इसके अलावा कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से जांच से कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने ये कल्पना की कि एक दिन उनका सबसे छोटा बेटा जागेगा और वह उससे अपनी बहू और पोते या पोती के बारे में जान सकेंगे। दुर्भाग्यवश उन्हें निराशा हुई। अध्याय 259 सिर्फ अजनबी। दूसरा अपडेट, मासिक टिकटों की तलाश। तांग युनपिंग अपने पिता के लगातार बदलते भावों को उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहा था। यहाँ तक कि तांग शिया और तांग डोंग भी असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जल्दी करो और जाओ। तांग गुशेंग अपनी तल्लीनता से बाहर आया और अपने बच्चों को अभी भी अस्पताल के कमरे में देखकर तुरंत दहाड़ उठा। तांग युनपिंग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर मुड़ा और वार्ड से बाहर निकल गया। उसने गलियारे में एक आदमी को हाथ हिलाकर इशारा किया, जो देखने में तो राहगीर लग रहा था, लेकिन असल में सादे कपड़ों में एक सुरक्षा गार्ड था, और पूछा, वार्ड से निकलने के बाद वह युवक कहाँ गया? गार्ड ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया। वहां। तांग युनपिंग ने सिर हिलाया और सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। सीढ़ियों पर पहुंचकर उसने देखा कि तांग शियू दीवार से टेक लगाकर सिगरेट पी रही है और उसके चेहरे पर अनिश्चितता का भाव है। डॉक्टर टैंग, मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। तांग शियू ने ठंडी निगाहों से तांग युनपिंग की ओर देखा और कहा, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हारे दादाजी भी नहीं। अगर मुझे सही याद है तो तांग युंडे को उनके परिवार ने उस समय घर से निकाल दिया था, फिर वे शिंगचेंग आकर अकेले रहने लगे। क्या ये सही है? तांग युनपिंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा, आपको मेरे भाई की स्थिति के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारे तांग परिवार से घृणा करने के लिए इतना ही काफी है। इसलिए मुझसे पंगा मत लो। भले ही तुम्हारा तांग परिवार शक्तिशाली और धनी हो, मैं चाहूं तो उसे नष्ट कर सकता हूं। तांग युनपिंग ने और भी गहरी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, ऐसा लगता है कि आप हमारे प्रति गहरी शत्रुता रखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे तांग परिवार को आपसे कोई शिकायत हो? तांग शियू ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या कोई द्वेष? काश मुझे तुमसे द्वेष होता। छोड़ो, मैंने जो कहना था कह दिया। मैं तुम्हारे पिता की बीमारी ठीक नहीं कर सकता। तुम लोग सावधान रहो। ये कहते हुए कि तांग शियू सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाली थी। इंतजार। तेज आवाज तांग युनपेंग की नहीं, बल्कि तांग गुशेंग की थी, जिसे घटनास्थल पर लाया जा रहा था। तांग शियू रुक गया और उसने ठंडे भाव से तांग गुशेंग की ओर देखा। तांग गुशेंग तांग शियू के पास पहुंचा और उसके रूप रंग को गौर से देखा। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, वह बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, कम से कम 6/10वां हिस्सा तो उसी की तरह। 20 साल पहले मैंने लोगों को भेजकर लगभग पूरे स्टार सिटी को उलट पुलट कर दिया था, लेकिन फिर भी हम मेरी सबसे छोटी बहू शियाउन नाम की महिला को नहीं ढूंढ पाए। युंडे अचानक घायल हो गया और कोमा में चला गया। पिछले 20 सालों से मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि वह जाग जाए और मुझे उस महिला का पूरा नाम और वह जगह बताए जहाँ वह गर्भवती होने के दौरान रहती थी। क्या? तांग युनपेंग और तांग शिया सदमे से हौंफने लगे। यहाँ तक कि तांग डोंग की आंखें भी चौड़ी हो गईं, उनकी निगाहें अविश्वास से भरी हुई थीं। वे सभी इस बारे में जानते हैं। उन्होंने उस समय काफी लंबे समय तक खोजबीन की थी। ये हो सकता है वे तीनों तांग शियू को घूर रहे थे। तांग शियू चुप हो गया। उसे उस समय हुई घटना की सच्चाई नहीं पता थी। अगर वह गंभीर रूप से घायल होकर अचानक गायब हो गया और कोमा में चला गया और उसे वापस राजधानी ले जाया गया, तो क्या उसे अब भी उससे नफरत करनी चाहिए? अंत में तांग शियू ने धीरे से अपना सिर उठाया, उत्साह से भरे चेहरे वाले तांग गुशेंग को देखा और शांत भाव से कहा, यह आपके परिवार का मामला है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी बीमारी के इलाज में आपकी मदद कर सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपके ठीक होने के बाद आप फिर कभी शिंगचेंग में नहीं आएंगे। तांग गुशेंग आगे बढ़ा और गंभीरता से बोला, अगर तुम मेरी जगह होते तो। तांग शियू ने बीच में ही हाथ हिलाकर उसे टोका और ठंडे लहजे में कहा, कोई किंतु परंतु नहीं। मैंने बस इसलिए प्रतिक्रिया दी क्योंकि मैंने एक ऐसा नाम सुना जिससे मुझे नफरत है। वैसे भी मैं 22 साल का हो चुका हूँ, इसलिए अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो अपने वार्ड में वापस जाओ, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। 22 साल का? तांग गुशेंग दंगम हो गए, उनकी भौहें तन गईं। तांग शियू की उम्र को देखते हुए वह उनका पोता तो हो ही नहीं सकता था। हालांकि उनका पिछला व्यवहार बहुत ही असामान्य था। भले ही वह उनका पोता न हो, लेकिन संभवतः वह उनकी सबसे छोटी बहू का रिश्तेदार था। तांग शियू, तुम मेरे सबसे छोटे बेटे की स्थिति के बारे में जानते हो और उसका व्यवहार असामान्य है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम्हें कुछ पता होगा। मुझे बताओ और मेरा तांग परिवार तुम्हें भरपूर इनाम देगा। जैसे ही तांग शियू वार्ड की ओर बढ़ा, उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारे तांग परिवार के उदार इनाम की परवाह नहीं है। तुम्हें अभी इस बकवास के बारे में नहीं, बल्कि अपने अस्थमा के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा इलाज करूं, तो बकवास करना बंद करो। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा इलाज करूं, तो इस पद पर रहना छोड़ दो और राजधानी लौट जाओ। तांग गुशेंग के चेहरे पर जटिल भाव थे। अनुभवी व्यक्ति को इस बात का पक्का यकीन होता जा रहा था कि तांग शियू उनके सबसे छोटे बेटे और बहू के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हालांकि तांग शियू के स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण रवैये ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे जल्दबाजी नहीं कर सकते। तांग डोंग और तांग शिया, जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, चुप रहे। वहीं तांग युनपिंग ने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा, तांग शियू, अपनी आवाज पर ध्यान रखो।
तांग शियू ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि मेरा रवैया काफी अच्छा नहीं है? अगर नहीं है तो दफा हो जाओ। तांग युनपेंग के हृदय में क्रोध का ज्वार उमड़ पड़ा। वह एक प्रतिष्ठित पद पर थे और अब एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे। कई वर्षों से किसी ने भी उनसे इस तरह बात करने का साहस नहीं किया था। इसके अलावा उनके पिता तो और भी प्रतिष्ठित थे, जो देश के गिने चुने अनुभवी व्यक्तियों में से एक थे। अब एक 20 वर्षीय युवक द्वारा अपमानित किए जाने से वे तुरंत कार्रवाई के तरीके सोचने लगे। तांग गुशेंग ने तांग युनपेंग को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और उसे घूरने के बाद तांग शियू की ओर देखकर कहा, डॉक्टर तांग, तो मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। वार्ड में वापस। जब सू जियांडे ने तांग शियू को वापस आते देखा तो उसने तुरंत पूछा, तांग शियू, क्या तुम ठीक हो? तांग शियू ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, अंकल जियांडे, मैं ठीक हूँ। सू जियांडे को अंततः राहत मिली। वह एक सच्चे देहाती थे और उनका परिवार भी मूल निवासी किसान था। उन्हें पहले भी तांग गुशेंग जाना पहचाना सा लगा था, लेकिन अब अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उन्हें पहले टेलीविजन पर देखा था, एक उच्च पदस्थ राष्ट्रीय नेता के रूप में। दयालु हृदय से प्रेरित होकर वह तांग शियू को सलाह देना चाहता था कि वह इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को नाराज न करे, लेकिन उसने अपने शब्द मन में ही रोक लिए। तांग शियू ने अस्पताल के बिस्तर के पैरों की ओर इशारा करते हुए गहरी आवाज में कहा, अपने बाहरी कपड़े उतारो, लेट जाओ और जमीन की ओर मुंह करो। तांग शियू के निर्देशों का पालन करते हुए तांग गुशेंग अस्पताल के पलंग के चरणों में घुटने टेककर बैठ गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि तांग शियू उसका इलाज कैसे करेगा, लेकिन एक दिव्य चिकित्सक के रूप में तांग शियू की ख्याति निर्विवाद थी। तांग शियू ने अपनी उंगलियों को तांग गुशेंग के तांजोंग एक्यू पॉइंट पर आधे मिनट तक दबाकर रगड़ा, फिर ली होंगजी द्वारा दिए गए अल्कोहल और अल्कोहल स्वैब से उसे बार बार रगड़ा। साथ ही उन्होंने अपनी उंगलियों को तांग गुशेंग के फिशु एक्यू पॉइंट पर भी दबाया। अस्थमा, जिसे ब्रोंकियल अस्थमा भी कहा जाता है, श्वसन मार्ग की एक दीर्घकालिक सूजन है जिसमें कई कोशिकाएं और कोशिकीय घटक शामिल होते हैं। यदि स्थिति बिगड़ती है तो इससे निमोनिया हो सकता है। श्वसन मार्ग में दीर्घकालिक सूजन के साथ अक्सर श्वसन मार्ग की प्रतिक्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे घबराहट, सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न और खांसी के बार बार दौरे पड़ते हैं। इसके इलाज के लिए ब्रोंकियल वायु प्रवाह अवरोध और फेफड़ों में सूजन दोनों का उपचार करना आवश्यक है। तांग शियू के पास वास्तव में एक अधिक प्रभावी उपचार विकल्प था, लेकिन तांग गुशेंग इतने बूढ़े हो चुके थे कि वे इतने कठोर लेकिन अत्यंत प्रभावी उपचार के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसलिए तांग शियू को केवल एक कम प्रभावी और सौम्य उपचार चुनना पड़ा। हालांकि यह विधि सौम्य होने के बावजूद भी उनके आसपास के लोगों को भयभीत कर देती थी। जैसे ही तांग शियू ने ली होंगजी को अल्कोहल और अल्कोहल स्वैब दिए, उन्होंने अपना दूसरा हाथ तांग गुशेंग के फेफड़े के एक्यू पॉइंट से हटा लिया। अपनी बाह में प्रवाहित होती और हथेली में फैलती तारकीय ऊर्जा के साथ तांग शियू ने तांग गुशेंग की पीठ को बार बार थपथपाना शुरू कर दिया। हर एक स्ट्राइक तारा शक्ति को तांग गुशेंग के शरीर में जबरदस्ती डाला जा रहा था और फिर उस शक्ति को नियंत्रित करके उसके आंतरिक अंगों की ओर बढ़ाया जा रहा था। तारा शक्ति धीरे धीरे उसके फेफड़ों और श्वासनली में समाहित हो गई। खांसी खांसी खांसी, तेज खांसी से तांग गुशेंग का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, चेहरा लाल पड़ गया था और यहाँ तक कि माथे की नसें भी उभर आई थीं। वहां मौजूद लोग भयभीत थे, खासकर तांग परिवार, जिनके मन में एक ही सवाल था, क्या तांग शियू बूढ़े व्यक्ति का इलाज करते समय बदला लेने का मौका ढूंढेगा और उसे कष्ट पहुंचाएगा? लगभग 10 मिनट जैसे ही तांग गुशेंग की खांसी रुकी, तांग शियू ने धीरे से अपने हाथ पीछे खींचे, उन्हें गर्म पानी से धोया और शांत भाव से कहा, अस्पताल के अनुभवी पारंपरिक चीनी चिकित्सकों से अपनी ऊर्जा बढ़ाने और फेफड़ों को नम करने के लिए कुछ दवा लिखवाएं। इसे 3 से 5 दिन तक लें, आप ठीक हो जाएंगे। डीन ली, वह अब ठीक हैं, उन्हें छुट्टी दे दीजिए। अस्पताल में कमरे कम हैं, उन्हें भरकर दूसरों के इलाज में देरी न करें। ये ली होंगजी झिझके। तांग गुशेंग धीरे धीरे अस्पताल के बिस्तर से उठे और वहीं बैठकर अपनी छाती सहलाने लगे। उनके वृद्ध चेहरे पर उत्साह की एक झलक दिखाई दी। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि पहले उनकी सांसें कितनी कठिन थीं, लेकिन अब वे असाधारण रूप से सहज थीं और उनका मन भी पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि उन्हें पूर्ण आराम का एहसास हुआ, मानो वे 10 साल से भी ज्यादा समय पहले के अपने जीवन में लौट आए हों। उनका शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था। तुरंत डिस्चार्ज करें, डिस्चार्ज की प्रक्रिया शुरू करें। तांग गुशेंग ने पहले से कहीं अधिक जोश के साथ बात की। ली होंगजी तांग शियू और तांग गुशेंग दोनों को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब जब तांग गुशेंग ने समझौता कर लिया था तो उसने चैन की सांस ली। हालांकि जब उसने दोबारा तांग शियू की ओर देखा तो उसकी नजर पहले से बिल्कुल अलग थी। दरअसल उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक छिपी हुई थी। तांग गुशेंग कौन है? वह तो राष्ट्रीय स्तर के बुजुर्ग हैं, उनका दर्जा इतना प्रतिष्ठित है कि वे करोड़ों लोगों से ऊपर हैं। और तांग शियू, ली होंगजी को इस बात पर थोड़ी प्रशंसा भी हुई कि उस आदमी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की। तांग शियू द्वारा तांग गुशेंग का इलाज करने के बाद वह पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल में ज्यादा देर नहीं रुका। अब उसके मन में बस एक ही विचार था, तुरंत अपने गृहनगर किंघे काउंटी जाकर अपनी मां से मिलना। पहले उसकी मां इस बारे में बात करने को तैयार नहीं थी और वह उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, लेकिन अब स्थिति अलग थी। चूंकि वह व्यक्ति अभी भी जीवित था और कोमा जैसी अवस्था में था, इसलिए उसे ये सुनिश्चित करना था कि उसकी मां को इस बारे में पता चले। जहां तक इसकी बात है, वह अपनी मां के हर फैसले का सम्मान करेगा। वापसी के रास्ते में तांग शियू ने सू बेन और सू क्वान को फिर से फोन किया और पता चला कि वे अभी तक शिनचेन के लिए रवाना नहीं हुए हैं। तांग शियू ने तुरंत उन दोनों को सू परिवार के गांव में उसका इंतजार करने के लिए कहा। 2 घंटे बाद तांग शियू पहले ही सुगिया गांव लौट चुका था। जैसे ही उसने अपनी कार अपनी दादी के घर के बाहर खड़ी की, सू बेन और सू क्वान पड़ोसी आंगन से बाहर आ गए। तांग शियू, सू क्वान ने आवाज लगाई। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, आप लोग बाहर मेरा इंतजार कीजिए, मुझे अंदर अपनी मां से कुछ जरूरी बात करनी है। बात खत्म होने के बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा। अच्छा। सू बेन और सू क्वान ने एक ही समय पर सिर हिलाया। अध्याय 260 एक अप्रत्याशित निर्णय। स्टार सिटी ड्रैगन शेफ रेस्टोरेंट। आलीशान प्रेसिडेंशियल स्वीट में तांग गुशेंग लिविंग रूम के सोफे पर सीधे
बैठे थे। एक दशक से अधिक समय पहले धूम्रपान छोड़ चुके उन्होंने फिर से सिगरेट जलाई और बच्चों के रोकने की कोशिश करने पर भी उसे बुझाने से इनकार कर दिया। उनके उम्रदराज चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उनकी नजरें कभी कभी सामने रखी कॉफी टेबल पर रखे फोन पर जाती थीं। इंतजार, वह खुफिया जानकारी का इंतजार कर रहा था। यह आदेश उसने शिंगचिंग सेंट्रल अस्पताल छोड़ने के बाद दिया था। रिंग रिंग रिंग। अंततः मोबाइल फोन की घंटी बजी, जिससे तांग गुशेंग को बहुत खुशी हुई। व्याख्या करना, तांग गुशेंग ने अपनी सिगरेट बुझाई, अपना फोन उठाया और बेहद गंभीर स्वर में कॉल का जवाब दिया। फोन से आवाज आई, सर, तांग शियू के बारे में मिली जानकारी की जांच कर ली गई है। वह इस साल 20 साल का हो गया है। उसके अंक बहुत अच्छे हैं और उसने इस साल शून्य प्रांत में विज्ञान में सर्वोच्च अंक भी प्राप्त किए हैं। उसका गृहनगर किंघे काउंटी का सुगिया गांव है। उसके पिता नहीं है और उसकी मां सू लिंग्यू ने उसका पालन पोषण किया है। उसकी नानी उसके गृहनगर में रहती हैं। तांग शियू की वास्तविक आयु 20 वर्ष जानकर तांग गुशेंग अचानक उठ खड़ा हुआ। सू लिंग्यू नाम सुनते ही उसका वृद्ध शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उन्हें पूरा यकीन है, तांग शियू उनका पोता है। उम्र मेल खाती है। एकल अभिभावक, इकलौती मां का मिलान हो जाता है। सू लिंग्यू आखिरी अक्षर शियाउन है, जो उसके सबसे छोटे बेटे के कथन से मेल खाता है। तांग गुशेंग को यह विश्वास नहीं था कि इतनी सारी संयोगिक घटनाएं महज एक संयोग थीं। रिपोर्ट सुनने के बाद उसे सोफे पर वापस बैठने में काफी समय लगा। उसकी आंखें नम थीं और कई तरह की भावनाओं से भरी हुई थीं। वह तांग शियू के गुस्से और नफरत को समझता था। उसके सबसे छोटे बेटे के साथ हुई घटना इतनी अचानक हुई थी कि उसे सू लिंग्यू को समझाने का मौका भी नहीं मिला था। केवल उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सू लिंग्यू इतने सालों तक राजधानी जाकर तांग परिवार को क्यों नहीं ढूंढ पाई। क्या उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने तांग परिवार के बच्चों और पोते पोतियों को जन्म दिया था और वह पहले से ही तांग परिवार की बहू थी। तांग युनपिंग एक तरफ खड़ा होकर अपने पिता के चेहरे के जटिल भावों को देख रहा था। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने खुद को रोक नहीं पाया और पूछ ही डाला, पिताजी, नतीजा क्या निकला? तांग गुशेंग ने धीरे से अपना सिर उठाया, अपने सामने खड़े बच्चों और भतीजे को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, यह सही है। तांग शियूजेन आपके भाई का बेटा और मेरा अपना पोता है। तांग युनपिंग ने तुरंत कहा, लेकिन उनकी उम्र? तांग गुशेंग ने कहा, ये तो बस हमें नकारने का बहाना है। असल में वह 20 साल का है और उसकी एक ही माँ है जिसका नाम सू लिंग्यू है, पिता नहीं। वह गांव में अपनी नानी के घर में पला बड़ा है। पलक झपकते ही तांग युनपिंग, तांग जिया और तांग डोंग को तब समझ आया। तांग युनपिंग ने गहरी आवाज में कहा, पिताजी, चूंकि वह हमारे तांग परिवार के वंशज हैं, इसलिए हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाहे वह चाहें या न चाहें, उन्हें हमारे साथ राजधानी वापस आना होगा और अपने पूर्वजों को प्रणाम करने के लिए पैतृक भवन के सामने सिर झुकाना होगा। इसके अलावा उनकी चिकित्सा क्षमता बहुत अच्छी है। वह तो आपके उस अस्थमा का भी इलाज कर सकते हैं जो आपको कई सालों से है। शायद उनमें युंडे को बेहोशी से जगाने का आत्मविश्वास हो। तांग गुशेंग ने कड़वाहट से सिर हिलाया और आह भरी, अपने पूर्वजों को पहचानना जरूरी है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल हो सकती है। आप सबने देखा कि हमारे होने की पुष्टि होने के बाद उसने अपने दिल में कितनी नफरत दिखाई। 20 साल से जमा हुई नफरत को थोड़े समय में मिटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा हमारे तांग परिवार को उससे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। उसने मेरा अस्थमा ठीक किया, इस बात को छोड़ दें तो उसने और उसकी माँ ने जो अकेला और दुख भरा जीवन जिया है, उससे उन्हें सालों तक बहुत कष्ट सहना पड़ा होगा। तांग शिया ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, पिताजी, आपका क्या फैसला है? तांग गुशेंग ने गहरी आवाज में कहा, मैं खुद किंघे काउंटी जाऊंगा। मैं अभी निकल रहा हूँ। आप मेरे लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर दीजिएगा। मैं जा रहा हूँ। तांग युनपिंग और तांग जिया ने एक स्वर में कहा। तांग डोंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन अपने चाचा तांग गुशेंग की डांट के डर से वह चुप रहा। तांग गुशेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, शिया, मेरे साथ चलो। युनपिंग, मेरी बीमारी के कारण हमारा तांग परिवार बहुत ही अस्थिर स्थिति में है। तुम्हें राजधानी लौटकर अपने तीसरे चाचा की मदद करनी चाहिए ताकि स्थिति स्थिर हो सके। साथ ही शियातों का मामला भी जल्द से जल्द सुलझा लो। भले ही तुम्हें दूसरे पक्ष से कुछ लाभ का आदान प्रदान करना पड़े, तुम्हें उसे उस स्थिति से बाहर निकालना ही होगा। इससे हमारे तांग परिवार को पहले से तैयार की गई बैकअप योजना में मदद मिलेगी। अच्छी तरह से ठीक है। तांग युनपिंग ने कुछ पल हिचकिचाने के बाद अनिच्छा से सहमति दे दी। सुगिया गांव, किंघे काउंटी। जब तांग शियू अपनी नानी के आंगन में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी माँ उसकी नानी के लिए बिस्तर की चादरें धो रही थी, जबकि सू जियांगफेई साफ कपड़े टांगने में मदद कर रही थी। शियू, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम फिलहाल वापस नहीं आ रही हो? क्यों? तांग शियू को देखकर सू लिंग्यू हैरान रह गई और उठकर पूछने लगी। तांग शियू ने पीछे मुड़ी हुई सू जियांगफेई की ओर एक नजर डाली और फिर सू लिंग्यू से कहा, माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलिए कोई शांत जगह ढूंढते हैं। सू लिंग्यू ने हैरानी से पूछा, क्या महत्वपूर्ण बात है? तांग शियू अपने कमरे की ओर चलते हुए बोला, माँ, मेरे साथ आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। मैं कुछ भी कहूँ, उत्तेजित मत होना। सू लिंग्यू खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तुम नादान बच्ची अभी भी रहस्यमयी बनने का नाटक कर रही हो। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं उत्तेजित नहीं होंगी। बगल का कमरा। तांग शियू ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी दैवीय चेतना उसके शरीर से मुक्त हो गई। उसने देखा कि सू जियांगफेई उसके पीछे छिपकर बातें सुनने नहीं आई थी, बल्कि वहीं बैठ गई थी जहाँ उसकी माँ बैठी थी और बिस्तर की चादरें धोती रही। उसने मन ही मन सिर हिलाया। सू लिंग्यू की ओर मुड़कर उसने कहा, माँ, आज मैं कुछ लोगों से मिला। सू लिंग्यू ने हंसते हंसते और रोते हुए कहा, क्या आपको अपने मिलने वाले लोगों के बारे में मुझे बताना जरूरी है? वैसे क्या शूनकिंग प्रांत के विज्ञान के सबसे होनहार छात्र यानी आप पर देश के सभी शीर्ष विश्वविद्यालयों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है? मैंने सुना है कि हर साल अनगिनत विश्वविद्यालय हर प्रांत से कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष अंक लाने वालों को भर्ती करने के लिए होड़ लगाते हैं। तांग शियू ने गंभीर चेहरे से कहा, माँ, मैं जिन लोगों से मिली वे शीर्ष विश्वविद्यालयों से नहीं थे। उन सभी का उपनाम तांग था। सू लिंग्यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए।
तांग शियू ने गहरी आवाज में कहा। तांग गुशेंग नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति है, साथ में उसका सबसे बड़ा बेटा तांग युनपिंग, बेटी तांग शिया और भतीजा तांग डोंग भी हैं। वे राजधानी से आए हैं, राजधानी के तांग परिवार से। सु लिंग्यू लड़खड़ा गई, और अगर उसने जल्दी से दीवार को सहारा न दिया होता तो वह जमीन पर गिर जाती। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उसकी आंखों में डर झलक रहा था। तांग शियू ने उसे बिस्तर के किनारे बैठने में मदद की और फिर बोली, माँ, मुझे लगता है कि आपको मुझे कुछ बताना है। बेशक, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई हैं, जैसे उसके बारे में खबर। वह उसके बारे में कोई खबर? सु लिंग्यू की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। वह अभी भी जिंदा? तांग शियू ने और कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि उसकी माँ को उसकी कही बातों को समझने के लिए समय चाहिए। कुछ समय बाद, कुछ आशंकाओं और कुछ उम्मीदों के मिश्रण के साथ, सु लिंग्यू ने धीमी आवाज में पूछा, वह कहाँ है? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, राजधानी। सु लिंग्यू के चेहरे पर गहरे गम का भाव झलक रहा था और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने होंठ दबाए और धीरे से बोली, वह मरा नहीं है। वह हमें ढूंढने क्यों नहीं आया? उसे पता था कि मैं उस समय गर्भवती थी। तांग शियू ने बीच में ही टोकते हुए कहा, वह 20 साल तक कोमा में था, एक तरह से निष्क्रिय अवस्था में। क्या? तांग शियू की बातों से सु लिंग्यू स्तब्ध रह गई। वह तांग शियू को खाली निगाहों से देखती रही, मानो उसे अपनी सुनी हुई बातों पर विश्वास ही न हो रहा हो। 20 साल? क्या कोई व्यक्ति कोमा जैसी अवस्था में है? वह पलक झपकते ही सु लिंग्यू की आंखों में आंसू भर आए और उसके दिल में गहरे अफसोस का भाव उमड़ आया। उसे इस बात का अफसोस था कि वह उस समय राजधानी क्यों नहीं गई, ये जानते हुए भी कि उसका घर वहीं था। वह उसे ढूंढने क्यों नहीं गई? तांग शियू ने सु लिंग्यू को प्यार से गले लगाया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, माँ, मैं हमेशा से जानती थी कि आप एक मजबूत महिला हैं। ऊपर से भले ही आप कोमल दिखती हो, लेकिन आपका दिल बहुत मजबूत है। रोना मत, मुझे बताओ कि उस समय क्या हुआ था। कुछ देर रोने के बाद सु लिंग्यू ने आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया और कड़वाहट से कहा, उस समय उसके साथी ने उसे बाहर जाने के लिए कहा था और मुझसे कहा था कि वह शराब पीने जा रहा है। मैंने उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मैं इंतजार करती रही। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मुझे विश्वास था कि वह हमें छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि वह मर गया होगा, कहीं ऐसी जगह जहां मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। बाद में सु शांगवेन मुझे मेरे गृहनगर वापस ले गई और मैंने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारे जन्म के बाद मैं हार नहीं मान सकी और राजधानी में तांग परिवार के पास जाकर उसे ढूंढना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। मुझे डर लग रहा था। तांग शियू ने मन ही मन आह भरी और कहा, क्या तुम्हें डर है कि तांग परिवार मुझे अपने साथ ले जाएगा? सु लिंग्यू ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर रोते हुए कहा, तांग परिवार राजधानी में बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। अगर उन्हें पता चल गया कि तांग युंडे का बेटा मेरा है और तुम्हारी रगों में उनका खून है, तो मुझे डर है कि वे तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। मैं पहले ही अपने पति को खो चुकी हूँ, मैं अपने बेटे को भी नहीं खो सकती। तांग शियू ने पूछा, क्या आपने इतने वर्षों में कभी राजधानी जाने के बारे में नहीं सोचा? सु लिंग्यू ने कड़वाहट से कहा, शियू क्या तुम्हें याद है जब तुमने जूनियर हाई स्कूल शुरू नहीं किया था? मैं हर साल तुमसे कहती थी कि अगले शहर में हमारे रिश्तेदारों के घर जाओ। असल में मैं रिश्तेदारों के घर जाती ही नहीं थी, मैं तो बस अपनी थोड़ी सी बचत से राजधानी जाकर तुम्हारे पिता के बारे में पता करती थी। 10 साल से ज्यादा समय तक मैं हर साल जाती रही और यहाँ तक कि राजधानी में तांग परिवार के पुराने घर में 100 से ज्यादा बार गई। मैं बहुत दूर छिपकर चुपके से सब देखती रही, लेकिन मैंने कभी किसी को तुम्हारे पिता का जिक्र करते नहीं सुना और न ही मैंने उन्हें कभी देखा। तांग शियू को अचानक एहसास हुआ और उसने गंभीरता से कहा, माँ, मुझे लगता है आपने सही किया। आपके साथ बड़े होना ही मेरे लिए खुशी और मातृत्व प्रेम का एकमात्र जरिया है। हालांकि सु लिंग्यू ने आखिरकार रोना बंद कर दिया और पूछा, लेकिन क्या? तांग शियू ने कहा, लेकिन आपकी योजना क्या है? सु लिंग्यू ने बिना किसी झिझक के कहा, जाओ अपने पिता को ढूंढो। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। जब तक वो जीवित हैं, उनके पास इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। वो 20 साल से कोमा में हैं, 20 साल से ठंडे बिस्तर पर पड़े हैं और मैं उनके पास उनकी देखभाल करने के लिए नहीं थी। इसलिए जब तक वो जीवित हैं, मैं उनके साथ रहूंगी और जीवन भर उनकी देखभाल करूंगी।